हाय एवरीवन, आई एम रिचन, यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर मई 2023 के डिस्कस करने वाले हैं। पूरे महीने के करंट अफेयर्स में से 3 एरियाज हैं जिसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला होगा इंडेक्स, रैंकिंग या रिपोर्ट्स, वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल कैटेगरी की हो, सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा, टॉप पे कौन रहा, बॉटम पे कौन रहा, ये इंडेक्स किसको डिपिक्ट करता है, सारी बातें करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है स्पोर्ट्स की, जिनमें से वन डे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको कैटेगोरिकली हम डिस्कस करेंगे। टेनिस अलग से, क्रिकेट अलग से, बैडमिंटन अलग से, अगेन नेशनल इंटरनेशनल दोनों एंगल्स। एंड फाइनली इंटरनेशनल न्यूज़, इंडिया का किसी और देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर किसी और देश की आपस में ही कोई मीटिंग्स हो, कोई समिट्स हो, कोई नया स्टार्ट किया हो, दुनिया भर में कोई तूफान आया हो, वो सारे डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। और अगेन ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन वापस से पूछे जाते हैं। सो ऑल आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। नए बच्चों को मैं बता दूं, हर महीने हम 5 अलग अलग वीडियोस के अंदर पूरे महीने के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ये जो 5 वीडियोस हैं आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर आपने एक पार्ट नहीं देखा और दूसरा देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो हम ये कवर कर रहे हैं, दिस इज द 5th पार्ट। ऑलराइट, पहले 4 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, देन बुक्स एंड ऑथर्स अपॉइंटमेंट अवार्ड, ये सब हो गया। स्टेट न्यूज़, साइंस टेक डिफेंस हो गया, नेशनल न्यूज़, फाइनेंस और बैंकिंग न्यूज़ हमने कवर कर लिया। आज वाले पार्ट में ये तीनों कवर करेंगे और इसके साथ पूरे मंथली करंट अफेयर को वाइंड अप करेंगे। इन सभी 5 पार्ट्स का एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है, जिसे आप मंथली मैगजीन से भी समझ सकते हो, और वो आपको परचमक्लासेस.in पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है। इंग्लिश में, हिंदी वाला बाय 10th आ जाएगा। अगर आप लोग रेगुलरली पीडीएफ से पढ़ते हैं सो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप मूव कर जाएं पीडीएफ बैंक या फिर सीए सब्सक्रिप्शन की तरफ। दैट विल बी बेटर फॉर यू। रीजन बीइंग, यहाँ पे कन्वीनियंस भी है और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। पीडीएफ बैंक में आपको A to Z सारे वीडियोस जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं उनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और अगर सिर्फ करंट अफेयर की तैयारी आप चैनल से कर रहे हो तो आप इसकी तरफ मूव कर जाइए, दोनों आपको परचम ऐप पे दिख जाएंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट कैटेगरी से, एंड दैट इज इंडेक्स एंड रैंकिंग। और उससे पहले किक स्टार्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ताकि आप देख सकें। अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी होगी सीए की तो चेक कर लीजिए, और नहीं आता है तो वेट कीजिए, आज के वीडियो में आपको आंसर मिलने वाला है। व्हाट इज द क्वेश्चन? इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर, इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, रैंक्ड 75th इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, यानी कि भारत का एआई सुपर कंप्यूटर है एक, जिसे वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आई एम आस्किंग यू, इफ यू नो द आंसर डू राइट डाउन। चलिए, अब इसके साथ स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट कैटेगरी, इंडेक्स, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। और तो पहली खबर है दैट वायनाड टॉप स्वच्छ भारत ODF प्लस रैंकिंग। वायनाड जो कि केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसने टॉप किया है स्वच्छ भारत का ODF, ओपन डेफिशिएंसी फ्री प्लस कैटेगरी के अंदर जो रैंकिंग्स हैं उसको टॉप किया है। अब क्या होता है ये, इस न्यूज़ को फटाफट देखते हैं। ODF प्लस रैंकिंग रिपोर्ट, वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला, उसने टॉप किया है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच जो होता है वो नहीं होगा। अब वो तो होता है ODF, लेकिन एक और चीज़ होती है ODF प्लस। ODF प्लस का मतलब ये होता है, एक तो ओपन में डेफिकेशन नहीं होगा, खुले में शौच नहीं होगा, उसी के साथ साथ जो सॉलिड और बाकी लिक्विड वेस्ट है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने कि टॉप किया है इन दोनों एरियाज में? वो हो जाता है वायनाड, केरला का। और ये जो ODF प्लस है ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया जाता है, और इसको 2014 के अंदर स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको शुरू किया गया था, ताकि ओपन डेफिकेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जा सके। इसी के साथ साथ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करते हैं। ये तो हुआ डिस्ट्रिक्ट जिसने टॉप किया है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, अगर हम परसेंटेज ऑफ ODF प्लस विलेजेस की बात करें, यानी कितने प्रतिशत ODF प्लस विलेजेस किसी स्टेट में हैं, तो टॉप किया है तेलंगाना ने 100%। सभी विलेजेस जो हैं वो ODF प्लस हो चुके हैं। कहाँ के? तेलंगाना के। उसके बाद कर्नाटका है, तमिलनाडु है। ये लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में है, ठीक है। हमेशा जब स्टेट्स को कैटेगराइज किया जाता है, सभी को एक कॉमन पैमाने पे नहीं रखा जाता। जैसे स्पोर्ट्स में आप देखते हो अंडर 19, अंडर 21 ऐसे कैटेगरीज होती हैं, इसी तरह से लार्जर स्टेट्स एंड स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी होती हैं। स्मॉलर स्टेट के अंदर गोवा ने किया है टॉप, 95.3% जो विलेजेस हैं इस स्टेट के सब ODF प्लस हो चुके हैं। उसके बाद सिक्किम आता है। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप सभी 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं।
राइट। ODF प्लस में आपको समझा ही चुकी हूँ, ओपन में डेफिकेशन नहीं और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट, दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो ODF प्लस का कैटेगरी के अंदर नाम आएगा। नेक्स्ट, कर्नाटका रैंक्ड the most innovative state by National Manufacturing Innovation Survey। So National Manufacturing Innovation Survey कंडक्ट करवाया गया और उसमें सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट कौन सा उभर के सामने आया है? कर्नाटका आया है। लेकिन इसमें और भी कैटेगरीज हैं, वो कौन सी हैं देखते हैं। सो कर्नाटका को मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रखा गया, नंबर 1 ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल मोस्ट इनोवेटिव। लेकिन अगर हम बात करें हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म्स, यानी कि अगर 100 फर्म्स हैं एक स्टेट के अंदर, तो उनमें से कितनी हैं जो इनोवेशन की ओर काम कर रही हैं? ओके, सो इसकी अगर हम बात करें शेयर ऑफ फर्म्स की, तो तेलंगाना टॉप करता है, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु आता है। यहाँ तो ओवरऑल सबसे ज्यादा इनोवेशन कौन से स्टेट में हो रहा है? ओके, तो एक फर्म है, हो सकता है बहुत ज्यादा इनोवेटिव चीजें मैन्युफैक्चरिंग में लेकर के आ रही है और मार्केट में प्रोड्यूस कर रही है, तो ये इस क्वांटम में हो गया और ये नंबर के अंदर हो गया। फिर अगर हम बात करें लोएस्ट शेयर की, जहां सबसे कम इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जा रहा है, तो ओडिशा, बिहार एंड झारखंड ये है जो कि सबसे कम, नॉट जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अदरवाइज ऑल्सो इनोवेशन सबसे कम कर रहे हैं। ये जो पूरा सर्वे है ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 इसका नाम है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज किया है। ओके, आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज से जुड़ा हुआ अगला एक रिपोर्ट है और उसके हिसाब से सेकंड रैंक आया है इस मिनिस्ट्री का इन DGQI। नाउ व्हाट इज दिस DGQI? सो इट इज डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। सरकार की जितनी भी, केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम्स होती हैं जो रिलीज की जाती हैं या स्पॉन्सर्ड होती हैं, उनसे रिलेटेड डेटा किसने प्रॉपर्ली मैनेज कर रखा है, कितनी अप्लाई कर रखी है और वो डेटा कितना प्रॉपर्ली मैनेज और एक्सप्लिसिट रख रखा है अपने अलग अलग वेबसाइट्स पे या पोर्टल्स पे, और कितना एनालिसिस उसमें से किया गया है। तो बेसिकली गवर्नेंस जो भी स्कीम्स हैं उनके थ्रू कितना किया जा रहा है और उन गवर्नेंस का डेटा भी कितना गवर्नड प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, इसके बेसिस पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको स्टडी या उनको रैंक किया गया और सेकंड नंबर पे आई है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज। अब कितने मिनिस्ट्रीज में से? 66 मिनिस्ट्रीज के अंदर से। अब आपका एक सवाल आएगा कि मैम टॉप किसने किया, तो इसका आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? बिकॉज ना गवर्नमेंट के सोर्सेज पे, ना ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो बॉडी है जिन्होंने कंडक्ट किया है, ना किसी भी पोर्टल पे कहीं भी इसका जवाब नहीं मिला। सो इसलिए जिस चीज़ का जवाब है ही नहीं अवेलेबल किसी भी सोर्स पे, तो हमने भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, राइट। अगर आपको बाई चांस कहीं भी फ्यूचर में हो सकता है कभी कोई रिपोर्ट रिलीज हो जिसमें टॉप का नाम आ जाए, या हो सकता है किसी ने टॉप किया ही नहीं, सेकंड नंबर से ही रैंकिंग स्टार्ट की गई हो, किसी ने सारे पैरामीटर्स फुलफिल नहीं किए हों, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। अभी के लिए आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि मिनिस्ट्री पोर्ट्स एंड वाटरवेज जो हैं वो सेकंड रैंक पे रही है, फर्स्ट का कोई भी डेटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, सो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स 2022-23 क्वार्टर 3 का रिलीज किया गया है। ये कौन से ड्यूरेशन के लिए है? सेशन 22-23 क्वार्टर 3, और इसको DMEO जो कि नीति आयोग के अंडर में आता है उन्होंने कंडक्ट किया है। लाइक आई टोल्ड यू, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कितना इंप्लीमेंट किया है किसी भी मिनिस्ट्री ने, उसके साथ साथ 6 की एरियाज जैसे कि डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी, टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, डेटा का एनालिसिस, डेटा सिक्योरिटी, HR कैपेसिटी, ये सारी चीज़ों में कौन सी मिनिस्ट्री सबसे ऊपर आई है? रादर सेकेंड नंबर पे आई है। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020-2021। अब देखो 2020-21 कोविड वाला टाइम है, राइट। तो नीति आयोग ने एनुअल हेल्थ इंडेक्स सामने रिपोर्ट इसकी लेकर के आए हैं। ये जब कोविड ईयर था 2020-21, उसके दौरान हेल्थ सिस्टम्स कौन से स्टेट यूटी में कितने सुचारू थे, उसके बेसिस पे रैंकिंग इशू की गई है। सो केरला ने किया है टॉप। कौन से स्टेट ने टॉप किया है? केरला ने। केरला के अंदर हेल्थ जो एनुअल हेल्थ इंडेक्स है उसमें टॉप रैंकिंग आई है, यानी हेल्थ सिस्टम जो था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम यहाँ का बेस्ट था अमंग ऑल दी स्टेट्स। देन तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये लार्जर स्टेट्स में है अगेन, ओके, एंड स्मॉलर स्टेट्स वगैरह भी अपन देखते हैं। उसके पहले देख लो, नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ और साथ साथ वर्ल्ड बैंक के साथ, और फिर ये पूरी स्टडी की गई इन कोविड टाइम के दौरान अलग अलग स्टेट्स और यूटीज की, और उसके बेसिस पे रैंकिंग आई है। अब देखते हैं कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे रैंकिंग इशू की गई। तो देखो, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो, इम्यूनाइजेशन कवरेज कितना है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यानी कि घर पे डिलीवरीज ना करवा के इंस्टीट्यूशन में करवाना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है,
ये काफ़ी सारे इस तरह के पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे जज किया गया। देन बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस लार्जर स्टेट्स, टोटल 19 लार्जर स्टेट है जिसमें से टॉप किया केरला ने, राइट। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना आते हैं। बिहार सबसे नीचे रहा 19th नंबर पे, यूपी और एमपी की भी रैंकिंग काफ़ी लो रही। स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो त्रिपुरा ने किया टॉप। स्मॉलर स्टेट्स 8 थे जिसमें सबसे टॉप पे त्रिपुरा रहा, उसके बाद सिक्किम और गोवा रहे और मणिपुर सबसे ज़्यादा बॉटम पे रहा। ओके और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें अगेन 8 यूटी में से लक्षद्वीप है जिसने टॉप किया है, और जबकि दिल्ली सबसे नीचे रहा। दिल्ली की हालत बहुत खराब थी कोविड के टाइम में, राइट, तो वो रिफ्लेक्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। नाउ 3 स्टेट जिन्होंने ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में 2019-20 से 2021 के अंदर, यानी कि कंपेयर टू द परफॉर्मेंस इन 2019-2020, तो 2019-20 के मुकाबले जिन्होंने 2021 में बहुत अच्छा जंप लिया परफॉर्मेंस में, उसके बेसिस पे टॉप किया है राजस्थान ने। ओवरऑल रैंकिंग अच्छी नहीं है राजस्थान की, लेकिन कंपैरेटिव रैंकिंग अच्छी है ग्रोथ के केस में। फाइन, चलते हैं आगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अब देखो जितनी भी नेशनल रिपोर्ट्स और इंडेक्स थे वो हो गए हैं खत्म, अब हम इंटरनेशनल इंडेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस को कितनी आज़ादी या फ्रीडम है ये इंडेक्स बताएगा। और किसने ये रिपोर्ट इशू की है? विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है, यानी कि वो ध्यान रखता है चीज़ों पे, और उसने रिपोर्ट जारी की है 2023 की प्रेस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। 180 कंट्रीज यानी 180 कंट्रीज की स्टडी की गई और उसमें से इंडिया का रैंक रहा 161। इंडिया का रैंक 161, पिछले साल हमारा 150 था यानी 150वां रैंक था, और उससे स्कोर हमारा और नीचे हो गया इस साल, और 150 के मुकाबले अब हम 161 रैंक पे आए, यानी हमारी प्रेस फ्रीडम और कम हुई है एज पर दिस इंडेक्स। एंड सबसे टॉप पे रहा नॉर्वे। ओके तो इनके वे में कोई भी नो रुकावट आती है, जिसको फ्रीडम प्रेस को जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, ये आपका हिंट हो सकता है कि इनके वे में नोबडी इज कमिंग इनके प्रेस में। अच्छा, अगर हम बात करें लीस्ट, तो सबसे बॉटम पे है नॉर्थ कोरिया, है ना। नॉर्थ कोरिया में वैसे भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, जो किंग है वो भी शासक रूलर की तरह राज करता है, सो वहाँ पे प्रेस फ्रीडम बहुत कम है, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं चलता है। सो 5 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर रैंकिंग आई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशो कल्चरल और सेफ्टी। अच्छा, चाइना वियतनाम की भी जो रिपोर्टिंग फ्रीडम है या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है उसमें रैंकिंग काफ़ी कम है। देन APAC टू ओवरटेक US। APAC क्या है? एशिया पैसिफिक रीजन जो है ना, तो APAC टू ओवरटेक US, ऐसा कौन से एरिया में? फिनटेक मार्केट में 2030 तक, ऐसा एक रिपोर्ट ने बोला है। रिपोर्ट क्या बोल रही है? 2030 तक जो फिनटेक मार्केट है यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मार्केट है उसमें US को पीछे छोड़ देगा APAC। कौन सी बॉडी है जिसने रिपोर्ट दी है? बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, और साथ में उसने QED इन्वेस्टर्स के साथ में मिले और इन्होंने कहा एशिया पैसिफिक जो रीजन है दैट विल बी ओवरटेकिंग। फाइन, और इस रिपोर्ट का पूरा नाम रहा ग्लोबल फिनटेक रीइमेजिनिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। अच्छा, इमर्जिंग, ये जो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है इसमें भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ रही हैं और जो कंट्रीब्यूट करेंगी इस फिनटेक मार्केट के अंदर, वो कौन सी है? एक तो हमारा इंडिया हो गया, उससे पहले चाइना और इंडोनेशिया। सो चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया, दीज आर द मेजर अपकमिंग ड्राइवर्स या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं ये। और यहीं पे आप और देख लीजिए कि अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, APAC, लेटम एंड अफ्रीका, यानी कि ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, तो इनमें अगर आप देखोगे तो APAC का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है, और आपस में ही। अच्छा, अब इसमें ये भी है कि फास्टेस्ट इमर्जिंग, ये भी समझिए कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें या ना करें, लेकिन अपने प्रीवियस ग्रोथ से और फटाफट ग्रोथ कौन सी कंट्रीज दिखाएंगी, तो वो आप देखिए अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका कौन सा है? लैटिन अमेरिका क्या है? सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला के लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यू गॉट मी? देखिए, एक हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद एक सेंट्रल अमेरिका वाला हिस्सा आता है, पनामा एंड ऑल दैट, ठीक है, फिर आता है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका को मिला करके कहा जाता है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स में आएगा, दूसरा अफ्रीका फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स के अंदर आएगा व्हेन इट कम्स टू फिनटेक मार्केट। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंडिया अमंग टॉप 5 कंट्रीज व्हेन बेबीज आर बोर्न प्री टर्म। UN की एक रिपोर्ट सामने आई है।
तो यूएन की रिपोर्ट जो कि WHO, यूनिसेफ और पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ यानी कि PMNCH ने साथ में रिलीज़ की है, उसके हिसाब से अगर हम पूरे दुनिया के अंदर देखें कि जो बच्चे हैं प्री टर्म जो पैदा हो रहे हैं, प्री टर्म का मतलब 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही वो जन्म उनका हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 5.2 वीक्स के अप्रॉक्स होता है ये। सो 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले जिन बच्चों की डिलीवरी हो जाती है और ऑफ कोर्स उनके जीने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो मैक्सिमम जो न्यूनेटल डेथ होती है यानी महीने भर में जो डेथ होती है बच्चों की, वो इन्हीं बच्चों की होती है। 5 साल से अंडर में जो काफ़ी सारे बच्चे गुजरते हैं वो भी प्री बॉर्न होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर प्री बॉर्न जहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं उनमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज़। अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स की यानी कितने बच्चे प्री टर्म बॉर्न हो रहे हैं, तो इंडिया टॉप करता है। ठीक है, किस केस में? नंबर्स के केस में। और शेयर की अगर हम बात करें, हम 3rd नंबर पे आते हैं परसेंटेज शेयर की, यानी हमारे जितने भी बच्चे आप बोल दीजिए रेट, है ना। सो अगर हम रेट की बात करें कि परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट आर बॉर्न, उसके हिसाब से हम 3rd नंबर पे आते हैं। चलिए, सो रिपोर्ट का टाइटल रहा बॉर्न टू सून डेकेड ऑफ एक्शन ऑन प्री टर्म बर्थ एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 45% ऑफ दीज चिल्ड्रन ये 5 कंट्रीज में ही पैदा हो रहे हैं प्री टर्म। और वो कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चाइना और इथियोपिया। और उसमें भी अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम बर्थ नंबर्स की बात करें, इंडिया आता है टॉप पे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी और बर्थ का नंबर भी ज़्यादा ही होगा। और अगर हम बात करें बर्थ रेट की प्री टर्म, सॉरी 3rd नहीं 4th नंबर पे आता है, 3rd पे पाकिस्तान आता है। सो वी आर ऑन 4th नंबर, ये ध्यान रखिएगा, करेक्शन। ओके, देन अगर हम ग्लोबली बात करें तो प्री टर्म जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 2010 से 2020 को हम कंपेयर करें तो परसेंटेज में थोड़ा सा इजाफा आया है, 9.8 की बजाय 9.9% हो गया है। तो एक साइलेंट किलर की तरह वर्क करता है ये, जितने बच्चे जल्दी डिलीवर होंगे उतना ही उनके जीने के चांसेस कम हो जाएंगे। देन मुंबई रैंक्स 6th, मुंबई का रैंक क्या रहा? 6th इन एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमंग 46 कंट्रीज ग्लोबली। सो 46 कंट्रीज की स्टडी की गई जिनके जो ग्रोथ जो प्राइस है वहाँ पे रहने के लिए, हाउसिंग प्राइसेस जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया है ओवर द ईयर्स। और उसमें टॉप 6th नंबर पे कौन सी हमारी सिटी आई है? मुंबई आई है। तो 46 सिटीज़ में से 6ठे नंबर पे मुंबई है। मुंबई रैंक 6th इन एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमंग ग्लोबल सिटीज़। 46 सिटीज़ में से 6ठे नंबर पे हैं। ये हम बात कर रहे हैं प्राइस बढ़ा है किसका? हाई एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का, आम प्रॉपर्टीज़ नहीं, हाई एंड रेजिडेंशियल यानी महंगी महंगी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके प्राइस में जो इजाफा हुआ है उसमें मुंबई 6ठे नंबर पे है। और ये रिपोर्ट किंग फ्रैंक इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये डेटा है। और दुबई ने किया है टॉप, यानी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है, महंगाई जो बढ़ी है इन पॉश प्रॉपर्टीज़ की, वो दुबई के अंदर बढ़ी है। Then Financial Times Global Rating puts IIM Kozhikode यानी IIM among top 4 schools in India. So IIM Kozhikode जो है वो top 4 schools in India में रखा गया है as per Financial Times Global Ranking। और ये कौन सी कैटेगरी में है? ये है ओपन एनरोलमेंट एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम। सो ये जो ओपन एनरोलमेंट एग्जीक्यूटिव एजुकेशन यानी जो जॉब भी कर रहे होते हैं साथ में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स करते हैं, तो इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी के लिए IIM कोझिकोड आया है इंडिया में 4th नंबर पे और वर्ल्ड में 72 नंबर पे आउट ऑफ टॉप 75 इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग IIM कोझिकोड को मिली है, नहीं। IIM अहमदाबाद ने किया है टॉप 45 नंबर पे रैंक है उसका पूरे ग्लोबली। IIM बैंगलोर ने 47 रैंक लिया है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने 65 रैंक लिया है। IIM कोझिकोड क्योंकि रिसेंटली सुनने में आया, अदरवाइज टॉप रैंकिंग्स में कहीं आता नहीं था, इसलिए इसकी हेडलाइन इस तरह से है। ठीक है, और ओवरऑल ग्लोबली इस पूरी कैटेगरी में टॉप किया है आईज बिजनेस स्कूल स्पेन ने इन दिस ओपन एनरोलमेंट एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम। देन इंडिया AI सुपर कंप्यूटर एरावत रैंक्ड 75th इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। जो मैंने आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें से 75वें नंबर पे 75th नंबर पे इंडिया का सुपर कंप्यूटर एरावत भी लिस्ट हुआ है एंड दैट इज अ बिग अचीवमेंट। सो एरावत को कहाँ इंस्टॉल कर रखा है? CDAC पुणे, CDAC, और इसी ने
जो जितने भी सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो हमारा पूरा है ना, उसमें सीडैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। सो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पुणे, यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है एरावत। और इसकी अगर आप स्पीड की बात करेंगे 13,170 टेराफ्लॉप्स की स्पीड पे ये ऑपरेट करता है। और ये जो पूरा अनाउंसमेंट था कि भाई एरावत को 75th रैंक मिला है, ये 61st एडिशन हो रहा है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हुआ, जो कि जर्मनी में कंडक्ट की गई। तो एक और पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? जर्मनी के अंदर हुई। ओके, और एरावत का मैन्युफैक्चर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ने किया है। इंडिया का लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर भी ये है और फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट बोथ। उसके अलावा भी कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के जिनको रैंक मिले हैं। एरावत तो 75th रैंक पे आया था, फिर 100 के बाद वाली रैंक्स भी कुछ एक सुपर कंप्यूटर्स ने ली हैं, जैसे कि परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर 131 रैंक पे आया है। प्रत्युष जिसका रैंक 169 रहा, मिहिर जिसका रैंक 316 रहा। तो ये तो टॉप 100 में आ गए और ये टॉप 500 में आ गया। तो इस तरह से अगर हम टॉप 100 की बात करें 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं, टॉप 500 की बात करें 4 सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, क्योंकि हम सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। ये आ जाता है स्टैटिक पोर्शन। तो कभी भी करंट अफेयर्स को आप सेक्लूडेड होकर के नहीं पढ़ते हो, आपको साथ में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी सवाल बनाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी तभी डेवलप होगी, वरना दिमाग में काफ़ी सारे सवाल रह जाएंगे। सो ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है 2015 में शुरू किया गया था। क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर्स और क्यों लाते हैं हम सुपर कंप्यूटर्स? बिकॉज ये रिसर्च में बहुत काम करते हैं। इनकी जो कंप्यूटिंग स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, मल्टीपल डेटा को, बड़े बड़े डेटा को ये प्रोसेस कर पाते हैं। तो जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी या हाई एंड प्रोसेसिंग जिन भी रिसर्च में इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी रिसर्च कैपेसिटीज़ को बढ़ाएगा ये। और इंडिया का जो डिजिटल इंडिया का एक विजन है ना, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ये सारे इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करने के लिए होता है। इसको एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जॉइंटली ऑपरेट इस मिशन को शुरू किया था। और इसको इम्प्लीमेंट किसने किया? सीडैक ने। तो शुरुआत 2 मिनिस्ट्री ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और एक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है, एक सीडैक है और दूसरा IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑफ साइंसेस। सो IISc बेंगलुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट सुपर कंप्यूटर्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स किसके पास हैं, तो चाइना के पास है। मैक्सिमम सुपर कंप्यूटर्स चाइना के पास है। उसके बाद आता है US, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स एट्सेट्रा। और सीडैक की अगर हम बात करें तो पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर जो था वो सीडैक ने ही उसको बिल्ड किया था। उसका नाम था परम 8000। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में इसकी शुरुआत या इसको चालू किया गया था। फिर परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक। तो परम वर्ड काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे टॉप्स न्यू हामी मिजरी इंडेक्स। इंडिया का रैंक रहा 103। हामी मिजरी इंडेक्स के अंदर जिम्बाब्वे रहा टॉप पे, यानी सबसे मिजरेबल कंट्री इस इंडेक्स के हिसाब से जिम्बाब्वे रहा। और इंडिया का रैंक नीचे है काफ़ी। सो वी आर नॉट दैट मिजरेबल। तो अब देखते हैं क्या है ये हैंकेस एनुअल मिजरी इंडेक्स। हामी का फुल फॉर्म क्या है? हैंकेस एनुअल मिजरी इंडेक्स 2022। इंडिया का रैंक 103 रहा। सो जितना नीचे है ना इसमें उतने ठीक हैं। टॉप पे रहोगे तो सबसे ज़्यादा मिजरेबल रहोगे। सो 157 कंट्रीज़ को एनालाइज किया गया। जिम्बाब्वे का रैंक फर्स्ट रहा। सो फर्स्ट रैंक पे हो यानी सबसे ज़्यादा मिजरेबल हो, जितना नीचे हो उतना ठीक हो। एंड इंडिया का प्लेस रहा 103rd। और उसमें हमारा जो मेजर फैक्टर था ना जिसने हमें मिजरेबल रैंकिंग पे कहीं ना कहीं पहुंचाया, वो अनएम्प्लॉयमेंट को आइडेंटिफाई किया है इस रिपोर्ट ने। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 35th पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालत अभी ठीक नहीं चल रही, तो ये मिजरी में काफ़ी ऊपर रहा है। देन उसके बाद बात करते हैं टॉप पे कौन रहा इन द सेंस लीस्ट मिजरेबल, जिसकी रैंकिंग 157 है। 157 कंट्रीज में से सबसे बॉटम रैंकिंग, लेकिन सबसे सही पोजीशन स्विट्जरलैंड रहा लीस्ट मिजरेबल। और फिनलैंड की अगर हम बात करें, जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सालों टॉप करता रहा है, इसकी रैंकिंग रही 109 तो हमसे थोड़ा ही कम है ना। तो क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे रैंकिंग डाली गई, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन,
बैंक के लेंडिंग रेट्स क्या हैं, और जो जीडीपी है उससे रिलेटेड, तो इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर ये रैंकिंग की गई। टाटा ग्रुप इन द टॉप 50 इनोवेटिव कंपनीज बाय बीसीजी। टॉप 50 इनोवेटिव कंपनीज जो दुनिया भर की हैं उनमें उनमें टाटा ग्रुप का भी नाम शामिल है। और ये जो स्टडी है ये बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने की और ये रिजल्ट सामने लाए। और टाटा का रैंक क्या रहा, टॉप 50 में भी 20th रैंक पे रहा ये सभी ग्लोबल कंपनीज में इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, राइट। और टॉप 5 रही एप्पल सबसे ऊपर है इनोवेशन में, देन टेस्ला, अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट। सो सबसे ऊपर एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन, ये टॉप 3 आप ध्यान रख सकते हो। Alright, so with this we are done with the very first category which was index ranking and reports। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ which is sports। आज वाले वीडियो में इंटरनेशनल काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो वहाँ हमारा टाइम अभी बहुत जाने वाला है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रश अ बिट विद द इनिशियल सिंपल न्यूज़। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ मूव करें उससे पहले जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ अबाउट आर क्वार्टरली ई बुक जो कि MCQ बेस्ड है। जैसे अभी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, पूरा थियोरेटिकल है, अगर आप टाइम निकाल सकते हो, पूरी चीज़ें समझ सकते हो तो ये बेस्ट है पढ़ने का तरीका। और इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे प्रैक्टिस हो जाए, हम क्वेश्चंस वगैरह निकाल लें, तो उसके लिए आप सवाल पे मूव करिए। ये एक क्वार्टरली ई बुक है, यानी कि हर क्वार्टर में, क्वार्टर 1 के बाद आएगी, क्वार्टर 2 के बाद आएगी। तो अभी सेकंड क्वार्टर तो पूरा नहीं हुआ, जब हो जाएगा तो आ जाएगी। अभी क्वार्टर 1 की रिलीज हो रखी है, parchamclasses.in से आप इसको ले सकते हो, सिंगल बुकलेट। और अगर पूरा सब्सक्रिप्शन चाहिए, यानी चारों बुक हमारी पास आ जाए, ई बुक्स, ये ई बुक है याद रखिएगा, तो उसके लिए आपको परचम ऐप पे जाकर के सब्सक्रिप्शन लेना होगा ना। इसके अंदर हर क्वार्टर में 300 MCQs आपको दिए गए हैं, 300 यानी 100 फॉर एवरी मंथ। और उसके साथ में ऑप्शंस भी हैं MCQ के, और फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो। जो बच्चे थियोरेटिकल पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ऐसे कई बच्चे होंगे जो इतना टाइम नहीं दे सकते, उनकी कैपेसिटी ही नहीं है या टाइम नहीं है, तो आप इस पे मूव कर जाइए, यहाँ से भी काफ़ी कुछ आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, इट विल बी अ गुड सोर्स फॉर यू। चलिए ना, पहला हमारा माइलस्टोन कवर हो गया क्योंकि हमने इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट खत्म कर लिया। अब हम स्पोर्ट्स की तरफ आए हैं, तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके लिए है। आंसर आता है लिखिए, नहीं आता तो वेट करिए। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स इन एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में, यानी भार उठाने वाली है ना, इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? सारे सिल्वर मेडल्स हैं, ये मैं बता दूं, कितने हैं वो आपको बताने हैं। चलिए, सो अब हम शुरुआत करते हैं टेनिस से। टेनिस, और टेनिस में भी ये 2 फेसेस आप देख रहे हो, अगर इनको पहचानते हो तो जान जाओगे। हम बात करेंगे मैड्रिड ओपन 2023 की, और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में साइनिंग ऑफ में पूछा था, जाते जाते आपसे पूछा था, काफ़ी सारे बच्चों ने राइट आंसर किया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज जो हैं, उन्होंने मैड्रिड ओपन 2023 जीता है, और ये इनका 4th ATP टूर है, और ओवरऑल 10th विन इनकी रही। इन्होंने किसको हराया? जर्मनी के जान लेनार्ड स्ट्रफ को इन्होंने हराया है। तो कार्लोस अल्कराज मैड्रिड ओपन 2023। अगर हम विमेन सिंगल्स की बात करें तो ये जीता है अरायना सबलेंका ने, और ये बेलारूस की हैं, और इन्होंने हराया है ईगा स्वेटिक को, राइट। तो सीधे सीधे याद रखना है इसको, मैड्रिड ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने, और फीमेल में किसने जीता? साबालेंका ने, अरायना साबालेंका। मैड्रिड ओपन के बाद हम आ जाते हैं इटालियन ओपन पे। इटालियन ओपन, सो डैनियल मेडवेडेव ने जीता है इटालियन ओपन। ये रशिया से बिलोंग करते हैं, डैनियल मेडवेडेव, और इन्होंने हराया डेनमार्क के खिलाड़ी को। और अगर हम विमेन सिंगल टाइटल की बात करें तो एलिना रेबकीना ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान की हैं, और इन्होंने हराया है कालिनीना को। ठीक है, सो मेन विनर्स के नाम याद रख लीजिए। जो बहुत ही पॉपुलर टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं, उनमें आपको रनर अप का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अदरवाइज अगर आप सिर्फ विनर के नाम याद रख लो तो भी काम चल जाएगा। इन सम केसेस ऑल्दो रनर अप पूछ लिए जाते हैं। ओके, देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम्स फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर द ईयर 2023। ओके, हाईएस्ट पेड खिलाड़ी 2023 के लिए कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। $136 मिलियन US की इनकी पूरी पेमेंट रही, और ये जब अल नासर के अंदर गए तो काफ़ी महंगे कॉन्ट्रैक्ट पे गए, और इसलिए टॉप पे रहे हैं। फिर लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के, वो 2nd नंबर के सबसे हाईएस्ट पेड खिलाड़ी बन गए। बार्सिलोना क्लेम्स 27th ला लीगा टाइटल एंड फर्स्ट ट्रॉफी इन 4 years। अब ये बहुत खतरनाक टर्म होती है, फर्स्ट ट्रॉफी के आगे कुछ नंबर ऑफ ईयर्स।
फर्स्ट ट्रॉफी यानी पहली बार, फर्स्ट ट्रॉफी इन 4 years यानी 4 साल में पहली बार। तो ये आजकल नया चलने लग गया है, ये कंफ्यूज मत होइएगा इससे, सिर्फ कई लोग सिर्फ इस पे ध्यान दे लेते हैं फर्स्ट पे, 4 साल में पहली बार। सो बार्सिलोना काफ़ी समय बाद इसने जीता है ला लीगा टाइटल, जो कि स्पेन के फुटबॉल का सबसे हाईएस्ट टूर्नामेंट माना जाता है और टाइटल माना जाता है। इन्होंने एस्पेनियोल को हराया है और ला लीगा फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग है जो कि स्पेन में खेला जाता है। ओके, देन कमिंग ओवर टू चेस। डिंग लिरेन, डिंग डिंग डिंग, डिंग 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 क्यों? क्योंकि याद रहेगा, थोड़ा कुछ भी डाल लीजिए हल्का फुल्का सा तो याद रह जाता है। चेस की हम बात करें, डिंग लिरेन जो हैं वो पहले ऐसे चाइनीज़ खिलाड़ी बन जाते हैं जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, फर्स्ट चाइनीज मैन टू बी अ वर्ल्ड चेस चैंपियन। इन्होंने हराया है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को, जो कि जाने माने नाम है चेस की दुनिया में, और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर खेली गई। और ये जीत करके जो डिंग 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 है ये 17th विनर बन जाते हैं वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट के। देन वंतिका अग्रवाल इंडिया से, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। सो चेस के अंदर हम म्यूजिक ही म्यूजिक डालेंगे। अभी हमने डिंग 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 डाला था, अब ये वाह 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 है। अब ये वाह क्या है? वंतिका अग्रवाल हैं और ये 11th इंडियन विमेन बन जाती हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल जीता है चेस के अंदर, और 2021 के अंदर ये विमेन ग्रैंड मास्टर भी टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं। ठीक है, अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस। चलिए आगे। देन तेलंगाना के प्रणीत वुप्पला, प्रणीत वुप्पला बन गए हैं कौन से नंबर के? ग्रैंड मास्टर इंडिया के 82 नंबर के। सो 82nd ग्रैंड मास्टर प्रणीत वुप्पला, और कहाँ से? तेलंगाना से। तो तेलंगाना से टोटल अब 6 ग्रैंड मास्टर्स मिल चुके हैं इंडिया को। ऑलराइट, फिर दुबई UAE जो है वहाँ पे होगा ग्लोबल चेस लीग। दुबई विल बी होस्टिंग द ग्लोबल चेस लीग। जैसे कबड्डी प्रो लीग होता है तो अलग अलग इसमें भी फ्रेंचाइज बनेंगी और ग्लोबल चेस लीग होगा, जिसको टेक महिंद्रा भी स्पॉन्सर कर रहा है। इससे जुड़ी हुई खबर देखते हैं। दुबई टू होस्ट इनॉग्रेल एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग, यानी कि दुबई वैश्विक शतरंज लीग का उद्घाटन संस्करण की मेजबानी करेगा, जो कि जून 21 से जुलाई 2 तक होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और पहला फ्रेंचाइज बेस्ड चेस लीग पूरा होने वाला है, जिसमें 6 टीम्स होंगी। हर एक टीम में 6 खिलाड़ी होंगे, जिनमें 2 फीमेल प्लेयर्स होना ज़रूरी है और एक आइकन प्लेयर मेन खिलाड़ी भी होगा। और ये जॉइंट वेंचर है फीडे यानी इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन और टेक महिंद्रा का। मैग्नस कार्लसन, जो हम कह रहे थे काफ़ी फेमस फेस है चेस के, मैग्नस कार्लसन वन सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड 2023। ये दोनों खिताब चेस की दुनिया के इन्होंने अपने नाम के। नॉर्वेन चेस प्लेयर हैं, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं मैग्नस कार्लसन। और ये जो सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज हुआ पोलैंड 2023, ये पोलैंड वॉर्सो के अंदर ही खेला गया। तो ये चीज़ आपको सीधी सीधी दिमाग में डालनी है, इनमें डिस्कशन डिस्क्रिप्शन का कोई स्कोप हमें नहीं रखना है। देन मार्क निकोलस अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मार्लेबोन क्रिकेट क्लब MCC, जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम से भी जुड़ा हुआ है। कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। सो मार्क निकोलस नए प्रेसिडेंट हैं MCC के, मार्लेबोन क्रिकेट क्लब। तो देखो मार्लेबोन में बोन आ रहा है ना, बोन पे हमने लगा दिया कोई ना कोई मार्क। बोन पे एक मार्क इमेजिन कर लीजिए, तो ये हो गई बोन और इस पे कोई ना कोई मार्क है। तो बस आपको याद रहेगा मार्क निकोलस। वैसे भी एक वेटरन खिलाड़ी हैं, फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर रह चुके हैं और ये बन गए MCC के नए प्रेसिडेंट। इन्होंने रिप्लेस किया है स्टीफन फ्राई को, जो कि करंट प्रेसिडेंट थे और पहले रिटायर हो चुके हैं। मार्लेबोन क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना है, 1787 में शुरू हुआ एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस क्रिकेट क्लब माना जाता है। हाँ, ये रहा, इट इज़ बेस्ड इन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और थॉमस लॉर्ड इसके फाउंडर रहे थे। BCCI ropes in Adidas as the new kit sponsor of Indian cricket team। इंडियन क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर कौन आ गया है? एडिडास आ गया है। और एडिडास ने रिप्लेस किया है, थोड़े समय के लिए इंटरिम स्पॉन्सर रहा था केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, और उसको रिप्लेस कर दिया। एडिडास की अगर हम बात करें तो जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है, नंबर 1 जर्मनी से बेस्ड है और लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चर भी ग्लोबली ये है। उसी के साथ साथ एक और खबर इंडियन क्रिकेट टीम से ही जुड़ी हुई है कि हमारी जो रैंकिंग है टेस्ट टीम की, हमने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया और हम नंबर 1 पे आ गए हैं। सो इंडियन मेन टीम हैज सरपास्ड ऑस्ट्रेलिया टू बिकम द नंबर 1 टेस्ट टीम इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड बाय ICC।
ओके, सो IPL क्रिकेट की दुनिया की दिवाली त्योहार। सो IPL के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया गुजरात टाइटंस को और 5th IPL टाइटल अपने नाम उन्होंने किया। अब इससे जुड़ी हुई खबर फटाफट पढ़ते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स बीट गुजरात टाइटन टू विन 5th IPL टाइटल और 5 विकेट से हराया गया। फाइनल जो था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर खेला गया। IPL 2023 अवार्ड्स जो दिए गए वो देख लीजिए। ऑरेंज कैप अवार्ड, अब जरूरी नहीं है किसको मिला पूछा जाए, ऑरेंज कैप अवार्ड क्यों दिया जाता है वो भी पूछा जा सकता है। तो हाईएस्ट रन जो स्कोर करता है IPL में उसको ऑरेंज कैप अवार्ड दिया जाता है और ये शुभम गिल को जो गुजरात टाइटंस से है उनको मिला। पर्पल कैप दिया जाता है विकेट टेकर, जो सबसे ज्यादा विकेट ले रहा है उसको पर्पल, और ये मोहम्मद शामी अगेन गुजरात टाइटंस से 28 विकेट इन्होंने लिए पूरी सीरीज में। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभम गिल को मिला, एमर्जिंग प्लेयर में यशस्वी जायसवाल और फेयर प्ले अवार्ड गया दिल्ली कैपिटल्स के नाम। देन सात्विक चिराग पेयर विन्स गोल्ड मेडल एट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में दूसरी बार अभी तक हमने गोल्ड हासिल किया है। लास्ट हमने आई थिंक 1965 में जीता था और वो भी सिंगल इवेंट में। जो डबल इवेंट है उसमें हमारा पहला गोल्ड है इन बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स। देख लेते हैं खबरों को और डिटेल में। सो सात्विक रनकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी created history by becoming first ever Indian men's doubles pair. First ever Indian men's double pair to win gold in Badminton Asia Championship। हमने मलेशिया को हराया और ये फिनाले दुबई के अंदर हुआ है। इससे पहले दिनेश खन्ना है जिन्होंने गोल्ड लिया था मेंस सिंगल इवेंट में, राइट, 1965 के अंदर। ओके, अनदर मेजर विक्ट्री फॉर इंडिया, इंडियाज एज शटलर HS प्रणॉय, क्या नाम है, HS Pranoy, you can see the picture also, won Malaysia Masters Badminton Championship 2023। तो मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार कोई मेल है जिसने विक्ट्री दर्ज की। अभी तक फीमेल्स ही थी जो मेडल लेकर के आ रही थी। इंडिया के लिए चौथा मेडल है जो मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया लेकर के आया है। सो ये कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर खेला गया, मलेशिया मास्टर्स है वहीं खेला जाएगा और इसमें हमने चाइना को हराया है। और जो प्रणय हैं वो 3rd इंडियन बन जाते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो तीसरे इंसान है इंडिया से जिन्होंने टाइटल जीता है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मेडल्स की बात करें तो 4th मेडल है इंडिया के लिए। अभी समझाती हूँ कैसे। तो साइना नेहवाल और PV सिंधु पहले मलेशियन मास्टर्स चैंपियनशिप जीत चुके हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। ये पहले इंडियन बनते हैं टू विन इन मेंस कैटेगरी। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, सेम मास्टर्स जो टाइटल है मलेशियन मास्टर्स विमेन कैटेगरी में किसने जीता, अकाने यामागुची ने जीता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th मेडल कैसे हुआ, क्योंकि PV सिंधु ने ये मेडल 2 बार अपने नाम किया है। ओके, और सानिया नेहवाल 1 बार जीत चुकी हैं, तो टोटल 3 मेडल्स पहले आ गए थे, अब चौथा मेडल आ गया प्रणॉय के थ्रू। ठीक है जी, दैट इज इट। चलो बॉक्सिंग। सो 2023 बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर निशांत देव, मोहम्मद हसमुद्दीन और दीपक भोरिया, इन तीनों ने इंडिया के लिए विक्ट्री दर्ज की है। हम टोटल 3 मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स जीत करके आए हैं। सिल्वर तक नहीं पहुंच पाए लेकिन 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हमारे नाम हुए हैं। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इंडिया 3 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ खत्म किया उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को। सो ये कहाँ हुआ, ताशकेंत उज्बेकिस्तान में इसको खेला गया। अप्रैल 30 से मई 14 तक ये रहा। 3 ब्रॉन्ज मेडल्स किसने जीते, जो हमने अभी देखा ही, दीपक भोरिया 48-51 kg, मोहम्मद हसमुद्दीन और निशांत देव। ये इनकी अगर आप कैटेगरीज देखना चाहोगे, आई थिंक यहीं पे रखी हुई थी, नहीं लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको मिलेगा अपने माइलस्टोन क्वेश्चन का जवाब। इंडियाज स्क्वाड फॉर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023, ये तो जिसने पार्टिसिपेट किया सबके नाम यहाँ दे रखे हैं। 4 लोग मेंस इवेंट्स के लिए गए थे, 2 लोग विमेंस इवेंट के लिए गए थे, लेकिन हमें टोटल मिले 3 सिल्वर मेडल्स। सो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हम टोटल कितने मेडल लेकर के आए हैं, 3 सिल्वर लेकर के आए हैं। जेरेमी लालनुंगा ने जीता और बिंद्या रानी देवी ने जीते 2 सिल्वर मेडल्स, और यहाँ जेरेमी ने जीता 1 सिल्वर मेडल अपनी कैटेगरी के अंदर। सो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई, साउथ कोरिया जिंजू के अंदर हुई। 3 सिल्वर मेडल्स हमारे नाम रहे। बिंद्या रानी देवी ने 55 kg कंबाइनिंग जर्क, क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच में और एक क्लीन एंड जर्क में, यानी 2 अलग अलग कैटेगरीज में सिल्वर लिया।
और जेरेमी लालनुंगा ने स्नैच कैटेगरी रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किसने लिया वो ध्यान रखेंगे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो है। सो महराज अहमद खान और गनीमत सेखों, इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता है ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड कप के अंदर। अब देखो ISSF अलग अलग कैटेगरीज में होता है, राइफल, पिस्टल, शॉर्ट गन। तो शॉर्ट गन के अंदर महराज अहमद खान और गनीमत सेखों गोल्ड लेकर के आए हैं और ये हुआ कायरो इजिप्ट के अंदर। ठीक है, शॉर्ट गन वाला कहाँ हुआ? कायरो इजिप्ट के अंदर हुआ। वहीं अगर हम बात करें राइफल एंड पिस्टल इवेंट की, तो ये ISSF वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? बाकू अज़रबैजान के अंदर हुआ। ठीक है, वहाँ हम शॉटगन में गोल्ड लेकर के आए थे, यहाँ हम सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं मेंस एंड विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में, जिसे हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोत्रा ने जीता है। उसी के साथ साथ हम 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम के अंदर गोल्ड लेकर के आए हैं, सरबजीत सिंह और दिव्या ने जीता है। ठीक है, देन ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आया है रिदम सांगवान से 25 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर, राइट। और ओवरऑल अगर हम पूरी मेडल टैली की बात करें इन पिस्टल राइफल शूटिंग ISSF की, तो हमारा सेकंड रैंक रहा, हमसे आगे चाइना रहा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ISSF में शॉटगन कैटेगरी अलग होगी, राइफल पिस्टल कैटेगरी अलग होगी। वो कायरो इजिप्ट में हुई और ये कहाँ हुई है? ये अज़रबैजान के अंदर हुई है। वहाँ हम गोल्ड लेकर के आए हैं, यहाँ हमारे पास सिल्वर भी है, गोल्ड भी है और ब्रॉन्ज भी है। Then Argentina's Lionel Messi wins Laureus Sportsman of the Year 2023. Laureus Sportsman of the Year का अवार्ड गया लियोनेल मेसी को। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो जमैका की एथलीट हैं, स्प्रिंटर हैं यानी धावक हैं, भागती हैं, शेली एन फ्रेजर प्राइस, और इनको वुमेन एथलीट या वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। टीम की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम जो है उसी को ये अवार्ड गया। Then coming over to the world of snooker, Luca Bressel wins World Snooker Championship 2023. So लू के नई लू शॉर्ट है ना, लू का, तो आप ब्रिलियंट्स या स्नूकर खेल रहे हैं और लू का आप ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फर्स्ट यूरोपियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ये पूरी चैंपियनशिप जीती है और ये इंग्लैंड के अंदर खेली गई। अब यहाँ पे कुछ इंडियन स्नूकर प्लेयर्स के नाम दे रखे हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया से कौन कौन स्नूकर प्लेयर्स हैं। सो पंकज आडवाणी पॉपुलर नेम है, विद्या पिल्लई, आदित्य मेहता, लकी वातनानी और सौरव कोठारी। कभी पूछ लिया जाए ये प्लेयर कौन से फील्ड से हैं, तो स्नूकर से। The Asian Kabaddi Championship 2023 is scheduled to be held in which country from June 27 to June 30? तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ होगा? ये होगा साउथ कोरिया के अंदर। बिल्कुल, तो साउथ कोरिया के अंदर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप होना। इंडिया डिफेंड करेगा अपने टाइटल को, बिकॉज मेंस में और विमेन में दोनों में लास्ट टाइम जब ये चैंपियनशिप हुआ था इंडिया जीता था। ओके, सो इफ इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, 2017 के फाइनल में हमने पाकिस्तान को हराया था और विमेन कैटेगरी में हमने साउथ कोरिया को हराया था अगेन 2017 में। नेपाली शेरपा बिकॉज वर्ल्ड सेकेंड पर्सन टू स्केल एवरेस्ट 26 टाइम्स। एक बार जाने की भी नहीं सोच सकते ना हम लोग, ये 26 बार माउंट एवरेस्ट स्केल कर चुके हैं। सो दूसरे पर्सन पूरी दुनिया में जिन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, नेपाली शेरपा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पसांग दावा शेरपा, पा दावा भी इनको कहा जाता है, पसांग दावा शेरपा। और इनसे पहले जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा किया था, कामिरीता शेरपा। तो ये 2 व्यक्ति ही हैं दुनिया में अभी तक जो 26 बार स्केल कर चुके हैं। ही हैज बिकम द सेकंड पर्सन। अदरवाइज अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे थे। पहली वुमेन, इंडियन वुमेन बचेंद्री पाल थी। इंडियन वुमेन पहली जिसने लगातार 2 बार स्केल कर लिया तो संतोष यादव बनी। ठीक है, चल ऑलराइट। देन नीरज चोपड़ा और डायमंड लीग से जुड़ी हुई अगली न्यूज़ है, देखते हैं। नीरज चोपड़ा क्लेंचेस दोहा डायमंड लीग टाइटल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है और जैवलिन थ्रो के अंदर किया है। लास्ट ईयर ये पहले इंडियन एथलीट बन गए थे जिन्होंने डायमंड लीग चैंपियनशिप अपने नाम की थी और ये वर्ल्ड नंबर 1 भी बन गए हैं जैवलिन थ्रो रैंकिंग्स के अंदर। तो ये दोनों ही न्यूज़ इनसे जुड़ी हुई एक साथ रख दी गई हैं। देन फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस
गोल्डन ग्लोब रेस कंप्लीट करने वाले पहले इंडियन, जीती नहीं है, कंप्लीट की है, पहले इंडियन बन गए हैं कमांडर, रिटायर्ड कमांडर अभिलाष टोमी, कमांडर अभिलाष टोमी जो कि रिटायर्ड हैं। और ये जो गोल्डन ग्लोब रेस होती है इसमें सेल बोट को यूज़ करते हैं और अकेले पूरे ओशन का नेविगेशन किया जाता है, यानी एक तरह से पूरी दुनिया का चक्कर हो जाता है। और इनकी बोट का नाम था बायनाथ। और साउथ अफ्रीकन सेलर है कर्स्टन न्यूशॉफर जो पहली वुमेन बनी है इस रेस को जीतने वाली। सोलो नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन लिया जाता है और ये होती है गोल्डन ग्लोब रेस। इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्चेस लोगो मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का मैस्कट और लोगो लॉन्च किया गया सीएम के द्वारा। और कहाँ लॉन्च किया गया? लखनऊ के अंदर ऑन 5 मई। 3rd एडिशन ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होने वाला है जो कि मई 23 से जून 3 तक चलेगा और अब तक हो चुका है। जीतू द बारासिंगा मैस्कॉट कौन है? जीतू द बारासिंगा। अब इसके जो रिजल्ट है ना वो हम जून वाली करंट अफेयर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ऑफिशियल टॉर्च जो इसकी है वो शक्ति नाम से लॉन्च की गई। ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट गटका जिसे कहते हैं उसको 37th नेशनल गेम्स में फीचर किया जाना है। सो नेशनल गेम का हिस्सा बनेगा गटका। अब ये क्या है गटका, इसके बारे में सवाल के लिए रेडी रहिएगा एग्जाम में। गटका मार्शल आर्ट है जो कि 37 नेशनल गेम का हिस्सा बनेगी और ये पंजाब से रिलेटेड मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसके अंदर एक वुडन स्टिक होती है और साथ में जो कि 3 से 3.5 फीट की होती है और साथ में एक शील्ड होती है जो लेदर से बनी हुई होती है। और जो 2023 नेशनल गेम्स हैं 37th एडिशन जो है वो गोवा के अंदर अक्टूबर में खेला जाना है। मुरली श्रीशंकर विंस गोल्ड इन इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग ग्रीस। सो मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया है और 13th इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग थी जो कि ग्रीस के अंदर हुई। इंडिया हैज गॉटन इट्स गोल्ड थ्रू मुरली श्रीशंकर। NCA कावा विमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023। इतने पास से ना बड़े बड़े लेटर्स जो होते हैं वो ढंग से दिखते नहीं है। सो ये काठमांडू नेपाल के अंदर खेला गया और इसको जीता इंडिया ने। इंडिया क्लिंचेस टाइटल ऑफ कावा विमेंस चैलेंज कप 2023। तो ये किससे रिलेटेड है? वॉलीबॉल से रिलेटेड है। नंबर 1 कहाँ खेला गया? काठमांडू नेपाल के अंदर। किसने जीता? इंडिया ने। किसको हराया? कजाकिस्तान को हराया। ओके और पूरे टूर्नामेंट में कोई भी मैच इंडिया ने हारा नहीं इसके अंदर और टोटल 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और ये वॉलीबॉल का है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग पे। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने मोनाको ग्रैंड प्री जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन को मैं हर बार आपको बताती हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो कोई ग्रैंड प्री जीतते हैं, मेजॉरिटी मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं। तो कोई किसी और ने जीता है तो याद कर लीजिएगा, बाकी सब जगह मैक्स वर्स्टैपेन का नाम डाल दीजिए। तो मोनाको मैक्स MM का रिलेशन आ जाएगा। उसके अलावा मायामी फॉर्मूला 1 मायामी मैक्स वर्स्टैपेन। देन बहरीन सऊदी अरेबिया, अच्छा बहरीन ही है सिर्फ, सऊदी अरेबिया और अज़रबैजान जो है वो सर्जियो पेरेज ने जीते हैं। बहरीन मैक्स वर्स्टैपेन। सो बहरीन हो रही है मैक्स स्पीड से, ठीक है। तो बहरीन मैक्स वर्स्टैपेन आप याद रखिए। सऊदी अरेबिया सर्जियो ने, SS का रिलेशन आ जाएगा। और अज़रबैजान सर्जियो पेरेज ने। अजर भाईजान और सर, भाईजान है एक तरफ सर हैं, तो ये एसोसिएशन भी आप बिठा सकते हो बिकॉज यहाँ आपको सीधा सीधा ये पॉइंट याद रखना है। मैक्स वर्स्टैपेन बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि रेड बुल रेसिंग से स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की कैटेगरी खत्म होती है। अच्छा, अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि मैम ये वीडियो इतनी लंबी क्यों होती हैं? पहले 1 घंटे सवा घंटे की होती थी, अब और भी बढ़ने लग गई हैं, 1.5 घंटे कुछ किया जाती है। कुछ वीडियो जैसे अभी नेशनल न्यूज़ काफ़ी बड़ी हो गई। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं भी आपकी जगह हूँ, मान लीजिए अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एग्जाम में अपीयर करना चाह रही हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे 4 जगह अलग अलग जाकर के करंट अफेयर ढूंढने पड़े। मुझे एक रिस्पॉन्सिबल सोर्स मिल जाए, ऑथेंटिक सोर्स मिल जाए, जहाँ जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल उसमें गलती नहीं है और सारा कवरेज वो दे रहे हैं, ताकि मैं बाकी सारा टाइम अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को डिवोट कर सकूँ। इसी इंटेंशन से सेशंस आपके लिए लाए जाते हैं और फ्री प्लेटफॉर्म पे लाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनका यूज़ ले सकें। ओके और ऑफ कोर्स हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट निकालने के लिए, स्टाफ को पे ऑफ करने के लिए हम PDFs को पेड रखते हैं, लेकिन बहुत मिनिमल कॉस्ट पे रखते हैं, राइट। तो
क्योंकि ये वीडियोस क्यों लंबे होते हैं, बिकॉज यहाँ आपको सारा जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है, ना सिर्फ करंट से रिलेटेड, साथ में स्टैटिक पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। न्यूज़ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती है, समझाई भी जाती है, अगर कोई मुद्दे चल रहे हैं तो उनको डिटेल में डिस्कस भी किया जाता है, एंड ऑल दिस रिक्वायर्स टाइम, एंड दैट इज वाई योर पेशेंस इज मच नीडेड। अगर आप इन वीडियोस को वही स्टूडेंट देखेगा जो वाकई में स्टडीज की टुवर्ड्स सिंसियर है, वरना 15-20 मिनट में पूरे महीने के करंट अफेयर भी आप देख सकते हो, कई जगह अवेलेबल होते हैं, बट दे विल नॉट मेक एनी सेंस टू यू। 1-2 मार्क्स लेने हैं अलग बात है, लेकिन अच्छा स्कोर करना है करंट अफेयर में तो समय निकालना पड़ेगा। पूरे महीने की न्यूज़ देखने के लिए अगर आपको 6 से 7 घंटे लगाने पड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा एक बाटर होगा आपके समय और मेरे एफर्ट्स के लिए, राइट। चलिए, सो ऑन दिस नोट स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ में, और उससे पहले मैं आपको फटाफट से जो GA कोर्स चल रहा है परचम की ऐप पे वो बता देती हूँ। जितनी शिद्दत से हम करंट अफेयर्स की तैयारी करवाते हैं उतनी शिद्दत से हम आपके GA की भी तैयारी करवाते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे आपको फ्री वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन पेड कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, और उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्ट्रैटेजी के सब कुछ काफ़ी अच्छे डिटेल और कवरेज के साथ में लाया गया है। ये SSC के लिए है, ओरिजिनली ये कोर्स इज फॉर SSC, लेकिन आप जितने भी एग्जाम देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वनडे एग्जाम जो भी हो गए, वो टीचिंग रिलेटेड हो, मिलिट्री एंट्रेंस हो, राइट, आपके कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, इनफैक्ट स्टेट सिविल सर्विसेज जो भी हो, उसमें भी ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो GK क्योंकि हर जगह सेम रहती है। हाँ, आप UPSC IAS मेंस हटा दीजिए, प्रीलिम्स भी अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो, फाउंडेशन ही नहीं है बिल्कुल भी, अगेन ये कोर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो GK इसी अप्रोच से पढ़ी जाती है, तो इसके लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है। कोड्स यूज़ कर लीजिएगा अगर आपको कोर्स चेकआउट करना है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, पूरा भी अवेलेबल है। ओके, कहाँ चेकआउट करना है? परचम ऐप पे चेकआउट करना है, साथ में टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे है। तो कोई भी डाउट हो तो parchamclasses06@gmail.com पे आप मेल कर सकते हो, परचम ऐप में चैट कर सकते हो, कमेंट के नीचे अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सिर्फ जानकारी देना मेरा पर्पस है, बाकी आप जाके खुद चेकआउट कीजिए, आपको ठीक लगता है तो बाय कीजिए, नहीं लगता तो फ्री सोर्स से आप पढ़ते रहते हैं वैसे पढ़ लीजिए। चलिए, माइलस्टोन सेकंड क्वेश्चन। अब क्योंकि एक और पड़ाव हमारा खत्म हो गया है, अब ये जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है, आता है तो आंसर कीजिए, नहीं आता तो वेट कीजिए। नेम फर्स्ट अरब वुमन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस सेंटर एज पार्ट ऑफ AX2 मिशन, यानी कि AX2 मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। फर्स्ट अरब वुमन। ओके, आता है तो बताइए। चलिए, सैंटियागो पीना विंस पैराग्वे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। सो पैराग्वे ये है साउथ अमेरिका, है ना, ये साउथ अमेरिका का मैप है, और इसमें यहाँ पे आता है पैराग्वे। पैराग्वे के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पी से पैराग्वे, पी से पेना, सैंटियागो पेना। तो इस पैराग्वे पे हम पेन से लिख देते हैं पेना, तो ये पेना आप ध्यान रखिएगा। सैंटियागो पेना हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे। नेक्स्ट, इलॉन मस्क अपॉइंट्स लिंडा याकारिनो एज ट्विटर CEO। ट्विटर को मिली है अपनी नई CEO लिंडा याकारिनो। तो याका जब हम बोलते हैं तो याक जैसा साउंड आता है ना, याका, तो याकारिनो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपने ट्विटर के ऊपर याक की फोटो डाल दी, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो याकारिनो आपको याद रह जाएंगी। नेक्स्ट, एमी पोप इलेक्टेड नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ IOM। IOM की नई डायरेक्टर जनरल बनी है एमी पोप। डायरेक्टर जनरल इज द हाईएस्ट पोजीशन, और IOM है क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, UN से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। सो माइग्रेशन जो हो रहा है वो प्रॉपर्ली हो रहा है, इसका सारा मैनेजमेंट जो भी ग्लोबल लेवल पे होता है, UN कंट्रीज से रिलेटेड होता है, उसको ये हेड करती हैं, करेंगी एमी पोप। एमी पोप, ओके। तो आप पोप जानते हैं जो वेटिकन में बैठते हैं, तो पोप से आप रिलेट करके याद कर सकते हो कि जो भी माइग्रेशन का काम है आप उसको पोप देख रहे हैं, तो एमी पोप आपको याद रह जाएंगे, IOM की डायरेक्टर जनरल। और एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन और ऑर्डरली माइग्रेशन हो, लोगों का वेलफेयर टेक केयर किया जाए, ये सारी चीजें देखती है। इंडिया मेंबर है IOM का। देन तुर्की प्रेसिडेंट, टर्की का नया नाम है तुर्की, तो तुर्की प्रेसिडेंट रिसेप ताइप एर्दोगन विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट बने हैं तुर्की के, कौन बने हैं? रिसेप ताइप एर्दोगन। ये है टर्की, राइट। थोड़ा पार्ट इसका यूरोप में भी आता है, मेजॉरिटी पार्ट एशिया के अंदर आता है। सो रिसेप ताइप एर्दोगन। तो ताइप से याद रख सकते हो तुर्की ताइप, या रिसेप से याद रख लीजिए कि रिसेप्शन पे, रिसेप्शन, टर्की एक डिश भी होती है, टर्की एक बर्ड होती है जिसको बनाया भी जाता है
इंग्लिश कल्चर के अंदर है ना सेलिब्रेशन करने के लिए, तो आप इसे भी कर सकते हो कि तुर्की ऐसे टर्की ले लीजिए, रिसेप्शन में टर्की बनाया गया है तो याद रह जाने वाला है। देन बोला अहमद तिनुबू स्वर्न इन एज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट 16 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? बोला अहमद तिनुबू। तो नाई बोला, नाइजीरिया से नाई ले लो, बोला इधर से ले लीजिए, तो ये अफ्रीका है, इसमें ये है नाइजीरिया और इसके प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद तिनुबू। और इनकी जब सोरिंग इन सेरेमनी थी ना, जब ये शपथ ले रहे थे, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी वो भी वहाँ पे मौजूद थे, बिकॉज वो अपनी कुछ 3 दिन की विजिट के लिए गए हुए थे बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए नाइजीरिया से, और उस दौरान इन्होंने भी ये सेरेमनी फंक्शन अटेंड किया। ठीक है, तो ये तो सारे इंटरनेशनल जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए थे वो हमने देख लिए। अब बाकी सारी खबरें देख लेते हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं। चलिए, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया EU ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल एट ब्रसेल्स। फर्स्ट मीटिंग है, यानी पहली बार मीटिंग हुई है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल की, और कहाँ हुई है? ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर। तो फर्स्ट मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग थी ये, मिनिस्टर्स मिले यहाँ पे, ठीक है, हेड्स नहीं मिले। सो फर्स्ट मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग हुई है इंडिया यूरोपियन यूनियन के ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल की, और इनका मेन काम क्या था? टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ट्रेड को कैसे बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जाए, ये सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने को चेयर किया इस मीटिंग को, साथ में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के भी मौजूद थे। अब इसमें एक जो डिस्कशन के अंदर पॉइंट निकल के आया वो रहा CBAM से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? CBAM। व्हाट इज द CBAM? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो जो भी इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर आएंगे, जो भी गुड्स इंपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन, उसके ऊपर एक कार्बन टैक्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन टैक्स है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन पे भी लगाया जाता है, ताकि कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो, नंबर 1। और ऑफ कोर्स जो प्राइस है तो यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट से ज़्यादा सस्ते वो नहीं आने चाहिए, बाहर वाले प्रोडक्ट्स है ना, तो दोनों ही इसके मोटिव हैं। पहली चीज़ के कार्बन एमिशन ज़्यादा नहीं हो, ऐसे ही प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा कि कंट्रीज़ को अपने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एक टैगिंग करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये कितना कार्बन एफिशिएंट है या नहीं है, कार्बन फुटप्रिंट तो बहुत ज़्यादा नहीं निकालेगा, और उसके बाद ही इंपोर्ट पे जाएगा। तो इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन कार्बन एमिशंस कम करना चाहता है, तो उसने कार्बन टैक्स इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया है, और उसका फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज है, यानी फिट फॉर 55% तक कार्बन एमिशंस उसको कम करने हैं 2030 तक, ये उसका पूरा है। और इंपोर्टर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने गुड्स पे कि भाई ग्रीन हाउस एमिशंस कितने करेंगे एनुअल बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स हैं। और इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हम यूरोपियन यूनियन को करते हैं, कंट्री की नहीं, अगर हम ओवरऑल बात करें कंट्री ऑर्गेनाइजेशन सारी हम मिला लें, तो सबसे पहले तो हम US को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका हमारे ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है, बिकॉज हमें कार्बन न्यूट्रलिटी दिखानी पड़ेगी प्रोडक्ट्स की। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा, सो टू प्रोवाइड एड टू म्यांमार। म्यांमार के अंदर एक तूफान आया, साइक्लोन आया, जिसको साइक्लोन मौका कहा गया, और इसमें एड देने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा चलाया। और उसके अंदर 3 नेवल शिप सबसे पहले पहुंची, शिवालिक, कामोत्रा और सावित्री। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो म्यांमार आपको पता है ना, बांग्लादेश और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट और नीचे म्यांमार है, तो यहाँ पे म्यांमार में मौका या मोचा जैसे भी आप इसको पढ़ेंगे, और वहाँ पे हमने एड पहुंचाई है ऑपरेशन करुणा के थ्रू। विच कंट्री इज नाउ इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री सर्वे। ठीक है, तो वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है? नेदरलैंड्स। तो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं US को, अभी हमने देखा था। दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं? तो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट। कंट्री की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यूरोपियन यूनियन आ जाता है। और अब तीसरा बड़ा देश जिसमें हमने एक्सपोर्ट किए हैं सबसे ज़्यादा, नेदरलैंड्स, और ये बात की जा रही है 22-23 की। ठीक है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से नेदरलैंड्स हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर US एंड UAE। और इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं नेदरलैंड्स में, वो करीब 48% तक बढ़े हैं 21-22 के मुकाबले इन 22-23।
और उसके अंदर भी ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल और जो डीजल है वो की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रहे जो कि एक्सपोर्ट किए गए। देन इंडिया बांग्लादेश लॉन्च 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। इंडिया और बांग्लादेश ने, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, हमने शुरू किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज। 50 स्टार्टअप बांग्लादेश के, 50 स्टार्टअप इंडिया के, और वो आपस में एक्सचेंज करेंगे ताकि एक दूसरे के आइडियाज़ और जो टेक्नोलॉजी है उन सबका एक्सचेंज हो सके और बिजनेस को भी बढ़ावा मिले। फिजी एंड पापुआ न्यू गिनी conferred their highest honor companion of the order of Fiji on PM मोदी। सो फिजी ने और पापुआ न्यू गिनी ने अपने अपने जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को दिए, और इसके लिए अभी PM की पूरी विजिट थी। फिजी, पापुआ न्यू गिनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह उनकी विजिट रही और उसी के दौरान ये भी हुआ। तो अब देखते हैं न्यूज़ को। PM मोदी conferred with highest honor of Fiji and Papua New Guinea। सो फिजी के अगर हम हाईएस्ट ऑर्डर की बात करें तो वो है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इसको फिजी के PM सित्वेनी राबुका ने दिया है। सित्वेनी राबुका। अब देखो ये वाले जो नेम्स हैं ना, फिजी के प्राइम मिनिस्टर का नाम, पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर का नाम, ये वाले नेम्स आपको थोड़े याद रखने होंगे क्योंकि जो भी देश न्यूज़ में बना हुआ है पर्टिकुलरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उनके हेड्स के नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर अदरवाइज रैंडम उठा के नहीं पूछेगा कि अच्छा बता दीजिए मुझे कि फिनलैंड के कंट्री के PM या प्रेसिडेंट कौन है, नहीं पूछेगा, राइट। सो आप जो न्यूज़ में बने हुए उनके याद रखेंगे। पापुआ न्यू गिनी का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये दोनों PM मोदी को दिए गए। उसी के साथ साथ PM मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के अंदर अटेंड किया FIPIC समिट को भी। व्हाट इज दिस FIPIC समिट? फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट। सो पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, उनका और इंडिया का एक समिट है और उसको भी अटेंड PM मोदी ने किया। अब हम फिजी और पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो लोकेशन देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हो, यहाँ इस तरफ इंडिया आ जाएगा, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है पापुआ न्यू गिनी, इतना सा हिस्सा ही है, ये पूरा नहीं है, ठीक है। ये वाला जो साइड है ये इंडोनेशिया में आता है, ये वाला हिस्सा इंडोनेशिया में आ जाता है। ये वाला जो साइड आप देख रहे हो दिस इज पापुआ न्यू गिनी, और ये जो छोटे आइलैंड आप देख रहे हो, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं छोटे छोटे छोटे, ये फिजी है। ऑलराइट, चलिए देन थर्ड फोरम ऑफ FIPIC समिट कहाँ हुआ? पोर्ट मॉरिसबी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मॉरिसबी, और को चेयर किया इसको इंडिया और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने। कौन है प्राइम मिनिस्टर अभी हम देख लेंगे, उससे पहले देख लीजिए कि 14 आइलैंड फिजी के अंदर हैं जो मिलकर के 14 आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि FIPIC का हिस्सा बनते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ इंडिया ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन टू इट। PM मोदी रिलीजेस तमिल क्लासिक थिरुकुरल इन टोक पिसिन लैंग्वेज। तो टोक पिसिन भाषा के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब गए तो उन्होंने एक तमिल क्लासिक थिरुकुरल को भी लॉन्च किया है। टोक पिसिन कहाँ की लैंग्वेज है? ये टोक पिसिन जो है वो पापुआ न्यू गिनी की ऑफिशियल लैंग्वेज है, टोक पिसिन। अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल चाहे तो एग्जामिनर बना सकता है कि टोक पिसिन कहाँ की भाषा है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने दौरा किया। सो पापुआ न्यू गिनी की है, और यहाँ के जो PM हैं वो हैं जेम्स मारापे। पापा मारते हैं ना, मारते थे, आजकल के तो पापा भी नहीं मारते, तो मारते थे तो मारापे आप याद रखेंगे। देन थिरुकुरल की अगर हम बात करें तो ये एक छोटे छोटे कपलेट्स हैं एथिक्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा के ऊपर, और इसको लिखा है थिरुवल्लुवर जी ने। अब फिजी और पापुआ न्यू गिनी की क्योंकि हमने बात की है तो उससे रिलेटेड बात एक ही साथ रख दी है। देखो फिजी जो है ना एक आर्किपेलेगो है, आर्किपेलेगो यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो 300 से भी ज़्यादा आइलैंड से मिलकर के बनता है। सुवा इज द कैपिटल, फिजियन डॉलर इज द करेंसी, एंड सित्वेनी राबुका इज द प्राइम मिनिस्टर। पापुआ न्यू गिनी की अगर हम बात करें तो जेम्स मरापे प्राइम मिनिस्टर हैं, पोर्ट मॉरिसबी कैपिटल है, करेंसी है कीना। देन PM मोदी अनवील्स महात्मा गांधी बस्ट इन हिरोशिमा। बस्ट होता है जो ऊपर की अपर बॉडी होती है, फेस एंड थोरेक्स को मिलाकर के बस्ट कहा जाता है। तो हिरोशिमा के अंदर PM मोदी जी ने अनवील किया महात्मा गांधी जी की बस्ट को, और क्योंकि हम तो क्या मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे जापान। क्यों गए हुए थे? G7 समिट के लिए उनको इनविटेशन आया था, दो हम पार्ट नहीं है उसके, पर फिर भी वी वर इनवाइटेड, तो ही वाज ऑलरेडी देयर। उसके अलावा
जो क्वाड कंट्रीज का जो इस बार मीटिंग होनी थी वो वहीं पे हुई, ऑस्ट्रेलिया ना होकर के वहाँ पे की गई, तो ही वॉज देयर इन जापान। तो एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल बिटवीन इंडिया एंड जापान महात्मा गांधी जी का बस्ट वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। 46 इंच का ये पूरा टॉल ब्रॉन्ज का बना हुआ है स्टैचू, और इसको पद्म भूषण अवॉर्डी रामवंजी सुतार ने बनाया है, और ये मोतोयासु रिवर के पास में स्थापित किया गया है। इंडिया गेट्स अप्रूवल टू सेटअप सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। सो इंडिया को अप्रूवल मिल गया है नेपाल से कि हाँ जी आप दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप कर लीजिए। ऑलरेडी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा, और उस प्रोजेक्ट का नाम है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ईस्टर्न नेपाल में वो चल रहा है, और दूसरे का अप्रूवल मिल गया है, राइट, एंड दैट इज इट। आगे चलते हैं। यूएस वॉन्ट्स इंडिया इन नेटो प्लस। ओके, सो यूएस परसुएड कर रहा है इंडिया को, यानी पुश कर रहा है कि भाई आप नेटो प्लस ज्वाइन कर लो। तो नेटो के अलावा 5 देश और शामिल किए गए जिनको नेटो प्लस नाम दिया गया, और यूएस चाहता है कि भाई इंडिया आप भी आ जाओ। क्यों? क्योंकि इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड बना हुआ है, और इंडिया एक सुपर पावर की तरह सामने आ रहा है अपनी बहुत सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स के साथ में भी। लेकिन अगर इंडिया इसका पार्ट बन जाता है तो बेनिफिट क्या होगा कि ऑफ कोर्स मिलिट्री प्रोटेक्शन, और साथ में अलायंस हो जाएगा, काफ़ी सारा डेटा और कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होगा सारे नेटो और नेटो प्लस मेंबर से। लेकिन नुकसान क्या होगा कि हमारा जो एक न्यूट्रल स्टैंड है वो हम लूज़ कर देंगे, रशिया से हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, और उसके अलावा हमारा जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेट ट्रीटी है, यानी कि हम अपने न्यूक्लियर जो भी R&D करते रहते हैं, जो टेस्ट करते रहते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे। ये सारे हमारे कॉन्स हो जाएंगे, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बात समझा दी है, अब देख लेते हैं। यूएस सीक टू ऐड इंडिया इन नेटो प्लस। तो नेटो प्लस एक ग्रुप है नेटो का, और साथ में 5 कंट्रीज को मिला लिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया शामिल है। और साउथ कोरिया में हाल ही में, अभी हम न्यूज़ में भी पढ़ेंगे कि वो यूएस से उसने मदद भी मांगी कि भाई नॉर्थ कोरिया अटैक कर दे, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वो अगेन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर में आ रखा है। ठीक है, तो ये 5 देश हैं जिन्होंने नेटो प्लस ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, और अब इंडिया से भी कहा जा रहा है, तो हमें इंटेलिजेंस वगैरह मिलेगा, हमारा ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन होगा, और लेकिन उसके साथ में क्या होगा, मैंने आपको बताया वो होगा। ठीक है, चलिए नेटो की अगर हम बात करें, नेटो प्लस तो आप समझ गए नेटो क्या है। 31 लाइक माइंडेड नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनका एक पूरा ग्रुप है, और ये बना था 4 अप्रैल 1949 को। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग पार्टनर्स, सो SCO ने कुछ डायलॉग पार्टनर्स ऐड किए हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डायलॉग पार्टनर्स ऐड किए हैं। कौन कौन? कुवैत, UAE, म्यांमार और मालदीव्स, डायलॉग पार्टनर्स की तरह। म्यांमार, मालदीव्स हमारे आजू बाजू पड़ोसी हो गए, और कुवैत और UAE। सो SCO परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और वो एम करता है कि भाई स्टेबिलिटी रहे, सिक्योरिटी रहे, आपस में ट्रेड रिलेशंस अच्छे बने रहे। 2001 के अंदर इसको शुरू किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर 2017 यानी 2017 में बन गए थे। सो वी आर अ पार्ट ऑफ SCO। ओके, और ये सारी आप अगर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखो, और यहाँ पे मैं आपका थोड़ा करेक्शन कर दूँ, राइट। सो मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सब मेंबर स्टेट्स हैं। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और ये है डायलॉग पार्टनर्स, जिसके अंदर अब डायलॉग पार्टनर्स को और ऐड किया गया है। किस किस को? म्यांमार को, मालदीव्स को, UAE को, और एक कंट्री में ही भूल गई, कुवैत को। चलिए फिर हम आते हैं 42nd आसियान समिट बिगिंस इन इंडोनेशिया। आसियान जो है उसका समिट इंडोनेशिया में शुरू हुआ, और कौन से नंबर का ये समिट है? 42nd नंबर का समिट है। जितने भी समिट्स होते हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना होता है, उनका वेन्यू, उनका एडिशन, और उसमें अगर कोई मोटी मोटी बात और रही हो तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसकी थीम रही आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ओके, एंड आसियान की शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर, एंड इसमें डिक्लेरेशन साइन किया गया था, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं। और फाउंडिंग फादर्स जो थे आसियान में, यानी कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने शुरुआत की थी? सो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर कोऑपरेशन और आपस में
गुड रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट हैं। सो ये 5 और ये 5 10 कंट्रीज़ हैं। इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है। 14 पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज। सो 14th एडिशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ। अब ये क्या होता है? सो जब कभी भी कॉप क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, उससे पहले पीटर्सबर्ग कॉन्फ्रेंस ये डायलॉग रखा जाता है सारे एजेंडास को डिस्कस करने के लिए। तो एक तरह से प्रीकर्सर है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगी उससे पहले ये डायलॉग किया जाएगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। सारे डिस्कशन किए जाएंगे, मुद्दे रखे जाएंगे, COP के अंदर किन किन बातों पे बातचीत की जाए वो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो इसको बर्लिन ने होस्ट किया 2 और 3 मई को। एंड बर्लिन के अंदर होस्ट हुआ, लेकिन 2 कंट्रीज थे जिन्होंने होस्ट किया, जर्मनी ने और UAE ने। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है वो इससे पहले रखा जाता है, मैंने आपको बता दिया। और इस बार जो COP28 होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन क्लाइमेट चेंज जो होगा वो कहाँ होगा? UAE के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो पीटर्सबर्ग डायलॉग हुआ है जर्मनी के अंदर, लेकिन और क्यों देखो जर्मनी में हुआ, लेकिन होस्ट में UAE का नाम क्यों है? क्योंकि COP28 UAE होस्ट करने वाला है। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ साथ एक और सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, 2023 इज द ईयर ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक। स्टॉक टेक क्या होता है? कि हम ये देखेंगे कि अभी तक जो भी एक्शंस लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए, उसके नुकसान को कम करने के लिए, वो कितना हमें हमारे टारगेट तक पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। तो स्टॉक टेक क्या होता है? जैसे स्टॉक की सारी काउंटिंग की जाती है ना, कितना स्टॉक रखा है नहीं रखा, उसी तरह से, ताकि और ऑर्डर किया जा सके। इसी तरह से आप ध्यान रखिए कि पीरियोडिक रिव्यू है ग्लोबल क्लाइमेट के एक्शन के टुवर्ड्स। हमने कितने एक्शन ले लिए, उससे कितना फ़ायदा मिला, कितना नहीं मिला, तो हमें और क्या एक्शंस लेने, ये सब। तो ये कौन से ईयर को स्टॉक टेक एक्शन वाला ईयर माना गया? 2023 को। बस इतनी सी बात है, आगे चलो। ओके, सो सीरिया रिटर्न्स टू अरब लीग। अरब लीग से सीरिया को 2011 के अंदर 2011 में हटा दिया गया था। अरब लीग क्या है? जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, यूजुअली ये अफ्रीका वाले और ये सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज़ हैं, जितने भी अरब देश हैं ना, उनका एक लीग है आपस में। और उसमें से सीरिया को, ये रहा सीरिया को 2011 में हटा दिया गया था। क्यों हटाया था? क्योंकि उसने पीस जो इनका अग्रीमेंट होता है, अकॉर्ड होता है, वो तोड़ा था और अपनी मिलिट्री रूल वगैरह लगाए थे, कुछ मिलिट्री एक्शंस किए थे। उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बाद में जाएंगे। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स उन्होंने रखे हुए थे उनको छोड़ा नहीं था, सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा नारेबाजी और ये सारी वायलेंट एक्शंस हुए थे, तो उसके चलते सीरिया को अरब लीग से बाहर कर दिया था। ठीक है, लेकिन 1 दशक से भी ज़्यादा इस सस्पेंशन के बाद वापस उसको अरब लीग में शामिल कर लिया गया है। और अब इसके साथ क्या होगा? जितने भी अरब लीग के देश हैं उनके साथ में सीरिया के रिलेशन फिर से न्यूट्रल होंगे। और सीरिया में जो भी बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, कि सीरिया में जो क्राइसिस चल रहा है उसको ख़त्म करने में, उसको कम करने में अब सारे अरब देश जो हैं, अरब लीग के मेंबर्स हैं, सीरिया की हेल्प में लग जाएंगे। सो इससे रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं अरब कंट्रीज़ के साथ में। और क्राइसिस जो है सीरिया में, जो कि 2011 से ही चल रहा है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस हुए हैं, कईयों की मौत हो चुकी है, उसमें अब शांति आएगी। तो वॉर सिचुएशन चल रही है सीरिया में ना, उसमें हेल्प मिलेगी। तो अरब लीग की अगर हम बात करें तो लीग ऑफ अरब स्टेट्स इसको फॉर्मली कहा जाता है, और पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है ऑल अरब स्टेट्स का। मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया बोले या मिडिल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, और नॉर्थ अफ्रीका में। और ये कायरो इजिप्ट के अंदर बनाई गई थी 1945 के अंदर, और किसके तहत? अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के तहत। और आज की बात हम करें तो 22 अरब कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट है। उन सब की लिस्ट यहाँ पे है, अगर आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वो कंट्रीज़ के फ्लैग्स आपको डिस्प्ले में आ रखे हैं। अब अरब लीग समिट भी हुआ, कहाँ हुआ? जेदा के अंदर हुआ, और जेदा डिक्लेरेशन इसमें अडॉप्ट किया गया। तो अरब लीग समिट 32nd एडिशन का था। जेदा कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है। यहाँ पे समिट को किया गया, और इसमें हाईलाइट्स क्या थे? एक तो ये कि हम सीरिया को वापस हिस्सा बना लेते हैं, रीएडमिट कर लेते हैं। उसके बाद इसने एम्फेसाइज किया कि जितने भी हम सारे अरब कंट्रीज़ हैं, उनके एफर्ट्स होने चाहिए कि सीरिया के अंदर जो इतने सालों से क्राइसिस चल रहा था उसको हम कम कर सके, और पीस इनिशिएटिव्स आपस में लिए जाएंगे, इस पे भी बातचीत की गई। चाइना एंड पाकिस्तान एंड चाइना अग्री टू एक्सटेंड CPEC टू अफगानिस्तान। अगली खबर क्या है?
कि पाकिस्तान और चाइना ने अग्री किया है कि जो CPEC चल रहा है हम उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस CPEC? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो गदर पोर्ट है कराची, यहाँ से और आगे जाके जिनजियांग प्रोविंस तक पूरी कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं। और अभी और बता दो। सो बेसिकली जो पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन था उसको अब फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा, अफगानिस्तान को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये डिसीजन आया है ताकि अफगानिस्तान से भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जा सके। और तालिबान ने अपने मिनिस्टर्स भेजे थे जिससे इन तीनों देशों की मीटिंग हुई और ये डिसीजन अचीव किया गया है। अब ये CPEC के बारे में देख लीजिए। चाइना का बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव या पूरा एक मिशन बोलेंगे हम, वो चल रहा है ताकि चाइना का जो आधिपत्य है अलग अलग जगह सेटअप हो सके। और यूजली वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड ही ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड करता है। जिनको डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है जिन देशों को, उनको ईजी लोन्स प्रोवाइड कर देता है चाइना और बोलता है कि ठीक है, या तो मैं इस्टेब्लिश कर देता हूँ सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मुझसे लोन ले लो, कम किस्तों पे ले लो, और ये देश जब वो लोन चुका नहीं पाएंगे तो वो पूरी टेरिटरी चाइना हथिया लेगा। ठीक है, तो इस तरह से चाइना अपनी टेरिटरी बढ़ाने के ऊपर ये पूरा इनिशिएटिव चला रहा था, जिसपे बहुत कुछ सालों पहले डिस्कशन भी आया था न्यूज़ में काफ़ी। तो ये 2015 के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की गई, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चालू किया था। अब इसको बीजिंग का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में चाइना के फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन या डेवलपमेंट करके करना था। अब ये जो CPEC है ये बेसिकली गदर जो है साउथ ईस्ट पाकिस्तान में उसको कनेक्ट करेगा जिनजियांग प्रोविंस के साथ में। इंडिया अपोज कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो पूरा CPEC कॉरिडोर है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है एंड विच इज़ ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, और हम नहीं चाहते कि यहाँ से जाए, तो इसको लेकर के भी बातचीत चलती रहती है। ठीक है, चलिए अगली खबर। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई 2023 ईयर के अंदर। सो 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसकी थीम रही पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, कहाँ हुई? बांग्लादेश के अंदर हुई। तो देख लेते हैं। 6th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इंडिया का एक थिंक टैंक है, यानी एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया फाउंडेशन, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया। साथ में बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रहा। ओके, एंड थीम रहा पीस, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसमें 25 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए और उन्होंने बातचीत की कि कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाया जा सकता है, पीस और स्टेबिलिटी रीजन में मेंटेन की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की। ये तो 6th एडिशन था जो हमने देख लिया, बांग्लादेश के अंदर हुआ है। इसको ऑफिशियली भी लॉन्च इंडिया ने किया अलॉन्ग विथ उसके पार्टनर सिंगापुर, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, श्रीलंका और सिंगापुर, और उसके साथ में इंडियन थिंक टैंक जो है इंडिया फाउंडेशन, उन्होंने मिलकर के इसकी शुरुआत की। ये जो पूरा रीजन है इसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, इसका एक्रोनिम है सागर। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन को मेंटेन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। एंड फर्स्ट एडिशन जो इसका था वो सिंगापुर के अंदर रखा गया, और जो लास्ट एडिशन अभी हुआ था 2021 वाला वो अबू धाबी UAE के अंदर हुआ। Which US company purchased resources of First Republic Bank? First Republic Bank भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। उसके बाद अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी JP Morgan Chase एंड कंपनी ने फाइनली उसको अपने अंडर में अक्वायर कर लिया है, और उससे पहले US फाइनेंशियल रेगुलेटर्स थे, उन्होंने सीज कर लिया था इस बैंक को। ठीक है, लेकिन पैसे नहीं डूबने चाहिए ग्राहकों के भी, और टर्मोइल, इकोनॉमिक टर्बुलेंस नहीं आना चाहिए, इसके चलते फिर इसको किसी और को बेच दिया गया। तो कौन सा बैंक है जिसने इसके सारे एसेट्स परचेज किया है? JP Morgan Chase एंड कंपनी। ऑन द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। अब ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन क्या है? तो देखिए, हमने बात की थी कि नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल्स वगैरह टेस्ट करने में लगा रहता है। साउथ कोरिया को डर है कि भाई मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा, बिकॉज मैं मुझे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत बांधा हुआ है, यानी मैं न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की टेस्टिंग वगैरह नहीं कर सकता हूँ। तो वो US के पास गए और उन्होंने बोला कि चलिए वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन कर लेते हैं, जिसके तहत आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम तो अपने वेपन्स वगैरह बना नहीं पा रहे और हम खुद को इतना सशक्त भी नहीं मानते, तो यू विल बी प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट। और ये रहा वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। चलिए पढ़ते हैं। सो रिसेंटली साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल, क्या नाम है भाई? यून सुक योल, वो यूनाइटेड स्टेट्स गए,
क्योंकि 70 साल भी पूरे हो गए थे बायलैटरल रिलेशनशिप्स के बिटवीन यूएस एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया। तो उन्होंने वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया। क्या कारण है? प्रोटेक्ट कोरियन पेनिनसुला फ्रॉम न्यूक्लियर अटैक। और कौन करेगा न्यूक्लियर अटैक? नॉर्थ कोरिया ही कर सकता है। सो इसके तहत यूएस न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स तैनात करेगा कोरियन पेनिनसुला के आसपास, और न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप भी बनाएगा, जिसके तहत जो भी इंटेलिजेंस की खबरें उबरें हैं वो साउथ कोरिया को मिलती रहेंगी कि भाई नॉर्थ कोरिया अगर कोई भी हॉस्टाइल मूव्स ले रहा है तो। और इसके तहत रीअफर्म भी हो गया कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में साउथ कोरिया बंधा हुआ है, यानी खुद के न्यूक्लियर केपेबल इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता है। और यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी कर दिया है कि भाई सोल अथॉरिटी न्यूक्लियर आर्सेनल, अगर न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन करना पड़े, अगर मान लीजिए नॉर्थ कोरिया ने अटैक ही कर दिया तो क्या आप काउंटर अटैक करोगे या नहीं करोगे, यूएस करेगा या नहीं करेगा, वो सोल डिसीजन यूएस का ही रहेगा, साउथ कोरिया का नहीं रहेगा। ये सारे पॉइंट्स इसमें डाले गए हैं। सो पॉलिसी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन क्या है? हमने पहले ही बताया था, यूएस की काफ़ी लंबे समय की ये पॉलिसी है कि भाई जिन कंट्रीज़ ने अभी तक अपना न्यूक्लियर वाला काम चालू नहीं किया है तो उनके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट पाबंदी हो जाएगी कि आप न्यूक्लियर एरिया के अंदर वेंचर नहीं कर सकते हो, नॉन प्रोलिफरेट यानी प्रोलिफरेट नहीं कर सकते हो न्यूक्लियर डिमेंशन के अंदर, न्यूक्लियर वेपन्स ये सब आप पोजेस नहीं करेंगे। ओके। साइक्लोन फेबिन ओवर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में साइक्लोन फेबिन देखा गया जो धीरे धीरे फिर बाद में वीक पड़ गया। सो इंडियन ओशन में ये आप इंडिया देख सकते हो, और थोड़ा नीचे ही अगर आप इंडियन ओशन में देखोगे तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन फेबिन है जिसकी इमेज दिख रही है शागोज आर्किपेलेगो के आसपास। फिर आता है रश्त अस्तारा रेलवे। रश्त अस्तारा रेलवे इज इंपॉर्टेंट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसको समझने के लिए पहले आप आ जाइए यहाँ पे, चलिए। सो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से होती है कहानी शुरू। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया में है, अगर हमें यहाँ से कोई भी सामान चाहिए तो बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए या अरेबियन सी से होते हुए तब इंडिया का कनेक्शन बैठता है। ठीक है, तो ये पूरा एक, और ये स्विस कैनाल वाला रूट आ गया। ठीक है, तो इस स्विस कैनाल के थ्रू ही ट्रेड इंडिया से भी यहाँ से होता हुआ और वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचेगा। और ये टोटल जो एरिया है ये 16,000 किलोमीटर्स का पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। तो अब एक ऑल्टरनेटिव, ये स्टैंडर्ड रूट है जो फॉलो किया जाता था, अब एक ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेड लाइन है आप पूरी देख रहे हो, ये वाला पूरा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। चल जा भाई चल जा, ओके राइट। तो ये जब तैयार पूरा हो जाएगा, कनेक्टिविटी इसकी पूरी स्टैब्लिश हो जाएगी, तो 7200 किलोमीटर का ही डिस्टेंस हमें करना पड़ेगा इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड रूट डेवलप करने के लिए। एंड दिस इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वाला, जिसको डेवलप करने के लिए अलग अलग देश जुड़ते जा रहे हैं और ये मटीरियलाइज होता दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रश्त अस्तारा रेलवे आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं थी, मिसिंग रेल लिंक था, तो इसके ऊपर अब काम चालू होगा, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। गॉट इट। अब हम, क्योंकि आपको समझ में आ गया, ये रश्त आता है ईरान में सॉरी, और अस्तारा आता है अज़रबैजान में, तो इनके बीच में लिंक, रेल लिंक बनाने की बात चल रही है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में पूरी न्यूज़ हम समझेंगे। रशिया एंड ईरान हैव साइंड अ डील। किसने? रशिया और ईरान ने साइन किया है डील टू बिल्ड ईरानियन रेलवे लाइन रश्त अस्तारा रेलवे एज अ पार्ट ऑफ दिस। तो रशिया और ईरान ने डील साइन कर ली कि भाई रश्त अस्तारा जो रेलवे लाइन है कौन बनाएगा? ईरान बनाएगा, और इससे ये वाला जो कॉरिडोर है इसको और हेल्प मिलने वाली है। रश्त अस्तारा रेलवे लाइन इंपॉर्टेंट लिंक होगा कॉरिडोर में, जिससे इंडिया, ईरान, रशिया, अज़रबैजान और बाकी कंट्रीज भी रेलवे और सी रूट के थ्रू कनेक्ट होंगे। ठीक है, और अब फिर इससे क्या होगा? स्विस कैनाल के ऊपर सारा इंपॉर्टेंस डालने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी कुछ होगा स्विस कैनाल से ही जाएगा, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और बहुत लॉन्ग रूट पड़ जाता है। सो रश्त अस्तारा रेलवे जो है वो 162 किलोमीटर रेलवे होगा, जो कनेक्ट करेगा सिटी ऑफ रश्त ईरान के अंदर, कैस्पियन सी के पास में पड़ता है, अभी हमने मैप पे देखा, और अस्तारा जो कि अज़रबैजान में है, अज़रबैजान के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। और ये 4 दिन का समय बचा लेगा, ये वाला जो रेल लाइन बनेगा। ठीक है, सो ये इट विल बी हेल्पिंग। ये पूरी कैस्पियन सी है, ये वाला जो ब्लू वाटर आपको दिख रहा है, ये ब्लैक सी आ गई, ये कैस्पियन सी है। ये मैंने आपको समझाई दिया ऑलरेडी। फिर आ जाइए,
व्हाट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर? तो 7200 किलोमीटर का मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है। मल्टी मोड में हमेशा आपको समझाती हूँ क्या होता है, जिसमें अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पे सी और रेलवेज आप देख रहे हो। टू मूव कार्गो बिटवीन इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, ये पूरे ट्रेड रूट को हेल्प करेगा। इसको 12 सितंबर 2000 को लॉन्च किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग, मैंने अभी दिखाया था रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे बाय ईरान, रशिया एंड इंडिया। तो मेजरली 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, रशिया, ईरान और इंडिया। और पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेशन अलग अलग मेंबर स्टेट्स का। स्टेट्स यहाँ पे मतलब है कंट्री, यहाँ पे स्टेट को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया? कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। और अब 10 से भी ज्यादा कंट्रीज इसमें जुड़ चुके हैं। अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस, ओमान, सब इससे जुड़ चुके हैं। और एंड व्हाट एल्स, हाँ 2 और कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी विलिंगनेस दिखाई है, लात्विया और एस्टोनिया, के हम भी जुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट 5 years एक्सपेक्टेड टू बी द हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड। यूएन की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से अगले जो 5 साल हैं वो सबसे गर्म साल हो सकते हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? बिकॉज 2 रीजन है, एक है इफेक्ट ऑफ एल नीनो और दूसरा है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं जो कि गर्म कर देती हैं एटमॉस्फेयर और अर्थ को। और दूसरा एल नीनो। एल नीनो क्या होता है? जब जो ओशन का पानी है उसका जो सरफेस है वो एकदम से गर्म हो जाता है, तो आसपास जो भी जो एयर करंट्स होंगे वो सारे चेंज हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वो पूरी इकोलॉजी पे अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो एल नीनो अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स, और ये पर्टिकुलरली कहाँ होता है? ईस्टर्न और इक्वेटर के पास वाले जो पैसिफिक ओशन होता है वहां पे ये देखने को मिलता है। तो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में जब बहुत ज़्यादा सरफेस वाटर एकदम से एब्नॉर्मली गर्म हो जाता है, उसकी वजह से ट्रेड विंड पे इफेक्ट पड़ता है, वाटर करंट्स पे इफेक्ट पड़ता है, और इससे ग्लोबल टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से ऐसा हो सकता है, ऐसा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन के अंडर में है उन्होंने अनुमान लगाया है। और 98% चांसेस हैं कि अगले 5 साल में 1 साल तो गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ेगा ही तोड़ेगा। राइट, बस आ जाओ आगे। सो ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में देख लीजिए, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और ये मीटरोलॉजी क्या होती है? जो मौसम विज्ञान वगैरह होता है उससे रिलेटेड सारा डेटा निकालते हैं। चले, ये रहा आपके माइलस्टोन क्वेश्चन का आंसर। स्पेसएक्स सेंड्स सऊदी एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग फर्स्ट अरब वुमन टू आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो सऊदी एस्ट्रोनॉट भी गए और उसमें एक फीमेल भी गई, 2 एस्ट्रोनॉट्स थे सऊदी अरेबिया से। सो सऊदी अरेबिया की रयाना बरनावी पहली अरेबियन सऊदी अरेबिया से फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जो कि आईएसएस में गई। कौन से मिशन के तहत? AX2 मिशन के तहत, जो कि स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। 5000 ईयर ओल्ड एक ट्री है जिसका नाम है पैटागोनियन साइप्रस। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, इट हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री, दुनिया का सबसे पुराना ट्री इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? पैटागोनियन साइप्रस, तो ये चिली के अंदर लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन चिली, जो कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, चिली। और ये एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क के अंदर पड़ता है, और इस ट्री को ग्रेट ग्रैंडफादर निकनेम दिया गया है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री या द ओल्डेस्ट पैटागोनियन साइप्रस कहाँ है? दोनों चिली आंसर आएगा। ये 28 मीटर्स ऊंचा और 4 मीटर डायमीटर है, इसका करीब 4 फीट का इसका डायमीटर है, और दैट इज इट। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है थोड़ी सी। आयरलैंड बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस हेल्थ वार्निंग्स ऑन एल्कोहल, टू इंट्रोड्यूस यानी अब करेगा वो। ठीक है, कब से? 2026 से। तो आयरलैंड पहला एक कंट्री बन जाता है यूरोपियन यूनियन में, पर्टिकुलरली फर्स्ट कंट्री जिसने कि एक हेल्थ वार्निंग इशू करना डिक्लेयर किया है कि इस तरह की हेल्थ वार्निंग आनी चाहिए सारी लिकर बॉटल्स पे, जो कि बताएगी कि ये रिस्क होता है अल्कोहल पीने से कैंसर का, और प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव लेबलिंग होगी हेल्थ रिस्क की। ठीक है, और ये 2026 से बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएगा, आयरलैंड ने ऐसा डिक्लेयर किया है। फ्रांस बैन्स डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑन शॉर्ट रूट्स, तो फ्रांस ने बैन कर दिया कि अगर शॉर्ट रूट्स हैं, ऐसे रूट्स हैं जिनको आप रेलवे से 2.5 घंटे 2.5 घंटे में पार कर सकते हो, तो वहाँ पे आप फ्लाइट से नहीं जाओगे, बैन लग गया है। नो 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 नो। क्यों? क्योंकि ताकि जो भी एमिशंस होते हैं फ्लाइट से उनको रोका जा सके। तो सब कार्बन एमिशंस को कम करने में लगे हुए हैं।
So which country has banned domestic flights on short routes that can be covered by train? Answer is France. और लेस देन 2.5 आवर्स में जो कवर किए जा सकते हैं, तो इससे एमिशंस 40% तक कम हो पाएंगे 2030 में. ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसलिए हमें अगली स्लाइड नहीं मिल रही. सो वी आर डन विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ मे 2023. सो इसके साथ हमने सारी कैटेगरीज कवर कर ली और आज के वीडियो में हमने इंडेक्स, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर कर लिया है. आई रियली होप जो भी कुछ पढ़ा है, जहाँ कहीं भी निमोनिक से याद कराया, जहाँ कहीं भी अंडरस्टैंडिंग से समझाने की और याद कराने की कोशिश की है, सब कुछ दिमाग में चला गया होगा. PDF सपोर्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ से ले सकते हैं. आप नोट्स बना के पढ़ें तो वो भी पढ़ सकते हैं. कुल मिला के पढ़ लीजिए, राइट. और अब मिलेंगे करंट अफेयर के साथ में अगले महीने, और कोशिश मेरी रहेगी अगले महीने से कि बाय द 7th ऑफ एवरी मंथ, यानी पहले हफ्ते में हम सारी करंट अफेयर निपटा लें मंथली, राइट. इसी के साथ साथ बैंकिंग एस्पायरेंट्स जो हैं पर्टिकुलरली, वो पायल मैम के वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज अब वो भी मंथली करंट अफेयर बैंकिंग के लिए अलग से लेकर के आया करेंगी. बाकी पूजा मैम तो डेली CA और वीकली CA ला ही रही हैं आपके लिए. ओके, अगर आप यहाँ से ढंग से करंट अफेयर कवर कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपको मल्टीपल सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. मीनवाइल मेरे बाकी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आते रहेंगे, स्टैटिक के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, पर एक हफ्ते का गैप रहेगा बिकॉज आई विल बी गोइंग ऑन अ शॉर्ट ट्रिप and I'll be back on the 18th of May now and June, sorry, not May. और उसके बाद से I'll be coming up with regular videos. ठीक है, टाटा, बाय बाय, see you.